अब सो भी जा बेटा, बहुत रात हो गई है। अंजना जी ने प्यार से राजकुमारी के सिर को सहलाते हुए कहा। वह बोली, बस थोड़ी देर और अम्मा, जरा यह चैप्टर खत्म हो जाए। पहले ये दूध पी ले। उन्होंने हाथ का गिलास आगे बढ़ाया तो राजकुमारी बोली, हम कुछ देर बाद पी लेंगे, आप इसे टेबल पर रख दो। अंजना जी बोली, देख कहीं तू इन बातों में उलझी रहे और दूध ठंडा ना हो जाए, इसीलिए जल्दी पी लेना। राजकुमारी ने मुस्कुराकर हामी में सिर हिलाया और उसके बाद अंजना जी राजकुमारी के कमरे का दरवाजा धीरे से बंद करके बाहर निकल गई। उन्होंने घड़ी में समय देखा, रात के 12 बजने वाले हैं। वह सोचने लगी कि समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। कल तक यही नन्ही राजकुमारी मेरी गोद में आकर छुप जाया करती थी और अब कुछ ही दिनों में ससुराल चली जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। राजकुमारी उनकी बड़ी बेटी है और जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है। ये जो कुछ समय उनके पास है उसमें वह ज्यादा से ज्यादा बेटी पर प्यार लुटाने की कोशिश कर रही है। उसकी विदाई के बारे में सोचकर ही अंजना जी का हृदय भर आता है। हर मां की तरह उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे सपने सजा रखे हैं और शायद यह उनकी दुआओं का असर है जो राजकुमारी के मामले में यह सपने सच होते प्रतीत हो रहे हैं। अंजना जी और किशन लाल के 3 बच्चे हैं, राजकुमारी, शिवानी और कपिल। राजकुमारी उनकी बड़ी बेटी है जो इस समय एम.कॉम कर रही है और यह उसकी परीक्षा का समय है। उसकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शादी का मुहूर्त 2 महीने बाद का निकला है। राजकुमारी पढ़ने में शुरू से ही होशियार रही है। जितनी वह खूबसूरत है उतनी ही समझदार भी। उसकी सगाई पास के गांव के बहुत बड़े जमींदार वीरेंद्र प्रताप जी के बेटे रंजीत से हुई है जो खुद इंजीनियर है। लड़के वालों के सामने राजकुमारी के परिवार की कोई बड़ी हैसियत नहीं, पर एक शादी समारोह में रंजीत की माताजी सुलोचना देवी ने राजकुमारी को देखा और उसी समय निर्णय ले लिया कि अगर मेरे घर की बहू कोई होगी तो सिर्फ यह लड़की। वह खुद रिश्ता लेकर राजकुमारी के घर आई थी। जब राजकुमारी को पता चला कि रंजीत इंजीनियर है और शहर में नौकरी करता है तो उसने भी इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी, पर उसकी एक छोटी सी शर्त थी। वह पहले अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा देगी, शादी उसके बाद ही होगी। सुलोचना देवी को इसमें कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि उन्हें भी बहू ऐसी ही चाहिए थी जो उनके बेटे के बराबर की हो। राजकुमारी हर तरह से उनके बेटे के योग्य थी। सगाई वाले दिन जब रंजीत ने राजकुमारी को देखा तो उसे देखता ही रह गया। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सभी ने सुलोचना देवी की पसंद को बहुत सराहा। राजकुमारी को भी रंजीत बहुत पसंद आया। दोनों की जोड़ी सच में बहुत सुंदर थी। लोगों ने यहां तक कहा, यह तो राम मिलाई जोड़ी है। अपनी बेटी के भाग्य पर अंजना जी गदगद थीं। इस समय दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। सुलोचना जी ने तो न जाने अपनी बहू के लिए कितने गहने और साड़ियां खरीद कर रख ली हैं। उनका बस चले तो राजकुमारी को सोने में तोल दें। सबसे ज्यादा खुशी अंजना जी को इस बात की है कि राजकुमारी अपनी सास की चहेती है। वह उसके सुनहरे भविष्य के लिए रोज ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। साथ ही भगवान से उनकी एक और प्रार्थना है कि ऐसा ही अच्छा रिश्ता उनकी छोटी बेटी शिवानी को भी मिले, क्योंकि शिवानी और राजकुमारी में केवल 2 वर्ष का अंतर है और वह भी अब बड़ी हो चली है। एक दिन एक आदमी उनके घर आया और एक पैकेट अंजना जी को देते हुए बोला, यह रंजीत बाबू ने अपनी मंगेतर के लिए उपहार में भिजवाया है। जब पैकेट खोला गया तो उसमें एक मोबाइल था जो देखने में काफी महंगा लग रहा था। उसके साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें रंजीत ने राजकुमारी से बात करने की इच्छा जाहिर की थी और अपना मोबाइल नंबर भी भेजा था। अंजना जी यह सब देखकर फूली नहीं समा रही थी। सास और पति तो उनकी बेटी पर जान लुटाते हैं। अब वह राजकुमारी के भविष्य को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हो गई और राजकुमारी भी रंजीत से बात करने लगी। जब भी रंजीत का फोन आता तो पता नहीं क्यों वह बहुत घबरा जाती। एक दिन उसने यह बात अपनी बहन शिवानी को बताई और बोली, देख तो सही मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। जब भी रंजीत जी बात करते हैं
पता नहीं मैं क्यों इतनी घबरा जाती हूं, और घबराहट में मुंह से कुछ न कुछ निकल जाता है। उसकी बात सुनकर शिवानी हंसने लगी और बोली, दीदी तुम्हें तो बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। राजकुमारी बोली, बीमारी? कैसी बीमारी? शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, दीदी तुम्हें प्रेम रोग हो गया है। उसकी बात सुनकर राजकुमारी शर्मा गई और बोली, चल हट, शरारती कहीं की। शिवानी बोली, नहीं दीदी, हम सच कह रहे हैं, आपको रंजीत जी से प्यार हो गया है। राजकुमारी भी सोचने लगी, शायद शिवानी का कहना सही है। पहले उसने जीवन में किसी के लिए ऐसा कभी महसूस नहीं किया था, तो क्या इसे ही प्यार कहते हैं? क्या रंजीत ही उसका पहला प्यार है? यह सोचकर उसके गालों पर हया की लाली उतर आई। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों से इस बारे में अनुभव और सलाह लेने लगी, पर जैसा उसकी सहेलियों ने बताया वैसी बातें रंजीत ने कभी नहीं की। उसका मन रंजीत के मुंह से मीठी प्यार भरी बातें सुनने को तरस रहा था, पर रंजीत उसके साथ केवल औपचारिक बातें करता। कभी कभी उसे रंजीत का व्यवहार बहुत रूखा प्रतीत होता और वह सोचने लगती, क्या रंजीत मुझसे प्यार नहीं करते? पर अगले ही पल दिल बोल उठता, अगर प्यार नहीं होता तो वह तुझे रोज फोन क्यों करता? पर यहां मामला उल्टा था। रंजीत तो उसे दिलो जान से चाहने लगा था, पर चाहकर भी अपने मन की बात वह उसे नहीं बता पा रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण राजकुमारी का ध्यान पढ़ाई से भटके। उसे पता था कि उसकी औपचारिक बातें राजकुमारी को निराश करती हैं। वह जो सुनना चाहती है वह रंजीत नहीं कह रहा, पर रंजीत समझदार लड़का था। वह दिल के हाथों मजबूर होकर राजकुमारी का अहित नहीं कर सकता था। उसने तो सारी तैयारी कर ली थी कि शादी के बाद राजकुमारी को हनीमून पर कहां लेकर जाना है। बस इंतजार था उसकी परीक्षा समाप्त होने का। एक बार उसकी परीक्षा अच्छे से हो जाए, उसके बाद वह अपने दिल का सारा हाल राजकुमारी के सामने बयां करने वाला था, और उसे पता था कि राजकुमारी यह सब जानकर बेहद खुश होगी। पर फिलहाल राजकुमारी से बात किए बिना उसे चैन नहीं मिलता था, इसलिए वह उससे थोड़ी देर ही सही बात जरूर करता और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहता। प्यार का यह रंजीत का भी पहला अनुभव था। राजकुमारी ही उसका पहला प्यार थी। वह समझ भी रहा था कि राजकुमारी भी उसे चाहने लगी है। वह मन ही मन सोचता, मेरी प्यारी राजकुमारी, जब तुम दुल्हन बनकर इस घर में आओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। वैसे उसे राजकुमारी को सताने में मजा आने लगा था। जब भी वह राजकुमारी से उसकी पढ़ाई के बारे में बातें करता तो वह झुंझला जाती, पर वह नहीं चाहता था कि उसके कारण राजकुमारी की 2 साल की मेहनत खराब हो। बस एक बार राजकुमारी अच्छे नंबरों से पास हो जाए, उसे और क्या चाहिए। वह बहुत समझदार था और जानता था कि सबसे पहले पढ़ाई है। ये प्यार की बातें तो अब जीवन भर चलती ही रहेंगी। शादी के बाद नौकरी करनी है या नहीं, यह निर्णय भी उसने राजकुमारी पर छोड़ दिया था। वह चाहता था कि राजकुमारी अपने निर्णय खुद ले और उस पर किसी तरह की बंदिश ना हो। आखिर प्यार का यही तो अर्थ है, प्रेम मुक्त करता है। जहां बंधन होता है वहां प्यार नहीं, केवल स्वार्थ होता है। दोनों के लब खामोश थे, पर दिल एक दूसरे से मिल चुके थे। उन्हें प्यार जताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए थे और बिना कहे ही सारी बातें हो जाती थीं। अब तो राजकुमारी अपनी पढ़ाई पर और भी ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगी, क्योंकि हर बार रंजीत उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। यह केवल उसकी परीक्षा नहीं थी, बल्कि उन दोनों के सब्र का भी इम्तिहान था। और अपने रंजीत की खुशी के लिए राजकुमारी इतना तो कर ही सकती थी। कल राजकुमारी का आखिरी पेपर है, इसलिए वह देर तक बैठकर पढ़ रही है। उसके सारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, इसलिए वह इस आखिरी पेपर में भी कोई कमी रहने देना नहीं चाहती। आज तो रंजीत ने भी उससे बहुत थोड़ी देर बात की है, क्योंकि वह उसका कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हालांकि उधर रंजीत भी जाग रहा है और करवटें बदल रहा है। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। उसे भी कल सुबह का इंतजार है। अगले दिन जब राजकुमारी परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर आई तो देखा सामने रंजीत खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथों में फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता था।
रंजीत को इस तरह सामने देखकर राजकुमारी शर्म से लाल हो गई। कुछ ही दूरी पर रंजीत की कार थी। राजकुमारी ने आगे बढ़कर गुलदस्ता पकड़ा। रंजीत ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला तो राजकुमारी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रंजीत भी गाड़ी में आकर बैठ गया। दोनों चुप थे और एक दूसरे को निहार रहे थे। रंजीत बोला, मैं इसी दिन की 2 महीने से प्रतीक्षा कर रहा था। आशा करता हूं आगे से आपका पूरा समय मेरा होगा। फिर उसने एक खूबसूरत सा गिफ्ट पैक राजकुमारी की तरफ बढ़ा दिया। राजकुमारी सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, इसकी क्या जरूरत थी। रंजीत बोला, पहली बार आपके लिए कुछ खरीदा है, पता नहीं आपको पसंद भी आएगा या नहीं। राजकुमारी बोली, उपहार नहीं, देने वाले की भावनाओं का महत्व होता है। मुझे यकीन है कि यह बहुत खूबसूरत होगा। रंजीत बोला, पहले खोलकर देखो तो सही। राजकुमारी ने जब उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चैन थी, जिसके साथ दिल के आकार का बहुत ही सुंदर लॉकेट भी था। रंजीत बोला, इसे खोलकर देखिए। जब उसने लॉकेट खोला तो उसके अंदर रंजीत और राजकुमारी की बहुत सुंदर तस्वीर थी। इसे हमेशा अपने दिल के पास रखना, यह हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। इसके बाद उसने अपनी शर्ट का बटन खोलकर वैसा ही एक लॉकेट निकालकर राजकुमारी को दिखाया। वह बिल्कुल राजकुमारी के लॉकेट जैसा ही था और इसमें भी उन दोनों की तस्वीर थी। रंजीत ने कहा, हमेशा अपने दिल में रखूंगा, और उसने लॉकेट को चूम लिया। राजकुमारी शर्म से लाल हो गई। उसने राजकुमारी के गले में लॉकेट पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया तो राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली। यह प्यार का बहुत खास पल था उन दोनों के लिए। पहली बार दोनों इतने करीब थे। राजकुमारी रंजीत का कोमल स्पर्श और उसकी सांसों की गर्माहट पहली बार महसूस कर रही थी। तभी उनका फोन बजने लगा। दूसरी तरफ अम्मा थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ बिटिया, तुम अभी तक घर नहीं पहुंची? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। राजकुमारी बोली, अम्मा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम रंजीत जी के साथ हैं। यह सुनकर अम्मा भी खुश हो गईं और बोली, अच्छा ठीक है, हम सब समझ गए, तुम दामाद जी के साथ हो, अब चिंता की कोई बात नहीं। रंजीत की नजरें भी शर्म से झुक गईं और वह सोचने लगा, पता नहीं सासू जी उसके बारे में क्या सोचेंगी। उसने राजकुमारी से फोन ले लिया और बोला, प्रणाम अम्मा जी, हम तो बस यूं ही राजकुमारी से मिलने पहुंच गए थे, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में हम इन्हें घर लेकर आ रहे हैं। अम्मा जी हंसते हुए बोली, प्रणाम दामाद जी, राजकुमारी आपके साथ है, बस अब हमें कोई चिंता नहीं। यह दिन हमने भी देखे हैं, आप क्यों संकोच कर रहे हैं? आपका तो राजकुमारी पर पूरा पूरा हक बनता है। अच्छा ही किया जो आप उससे मिलने चले आए। शादी से पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत करें और एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करें, यह तो बहुत अच्छी बात है। बस इतनी प्रार्थना है कि उसे शाम होने से पहले घर छोड़ दीजिए। अब तो अम्मा जी की भी सहमति मिल गई थी। राजकुमारी और रंजीत बहुत देर तक एक दूसरे के साथ रहे और खूब बातें की। आज राजकुमारी बहुत खुश थी। पहली बार उसे लग रहा था कि उसकी शादी होने जा रही है और उसका पति भी रोमांटिक है। सही समय पर रंजीत ने उसे घर पहुंचा दिया। जब वह घर के अंदर दाखिल हो रही थी तब अम्मा जी की नजर उसके गले में पड़े लॉकेट और चैन पर पड़ गई, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गई। अम्मा जी बोली, दामाद जी की पसंद को मानना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत है। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। राजकुमारी मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। अम्मा जी सोचने लगी, शादी से पहले दामाद जी राजकुमारी को इतना महंगा उपहार दे सकते हैं, तो पता नहीं शादी के बाद उसे क्या क्या देने वाले हैं। उनके मन में लालच उतरने लगा। दोनों परिवारों में शादी की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। इधर राजकुमारी और रंजीत भी घंटों फोन पर एक दूसरे से बातें करते रहते और अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनते रहते। रंजीत ने शहर में राजकुमारी के लिए अच्छा सा घर भी देख लिया था और अपनी मां सुलोचना देवी को साफ साफ बोल दिया था कि जैसे ही शादी के सारे रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे, वह अपनी दुल्हन को लेकर शहर चला जाएगा।
सुलोचना देवी उससे मजाक करते हुए कहती, हां तो चले जाना, हमें यहां कौन सा तुम्हारी बहुरिया का आचार्य डालना है। हम तो यही चाहते हैं कि तुम हमें जल्दी से दादा दादी बना दो, फिर तुम अपनी पत्नी के साथ हंसना खेलना और हम अपने पोते पोती के साथ। मां की बात सुनकर रंजीत शर्मा जाता। सुलोचना देवी हंसते हुए कहती, लो गई भैंस पानी में, हे रामा हे राम, इतनी शर्म। बेटा अगर ऐसे ही करोगे तो हमारे पोते पोती को आने में अगला जन्म लग जाएगा। अब रंजीत अपने मित्रों से शादी और सुहाग रात को लेकर बातें करता और उनसे सुझाव मांगता। सुहाग रात को पत्नी के लिए क्या उपहार लेकर जाए जिससे वह खुश हो जाए, रंजीत का पहला सवाल होता। उसके मित्र अपने अनुभव उसके साथ साझा करते और खूब हंसी ठिठोली करते और रंजीत यहां राजकुमारी के साथ अपने प्यार के सपने बुनने में व्यस्त रहता। कहने को तो शादी में केवल 1 हफ्ता बचा था, पर रंजीत के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे समय रुक गया है। कब वह पल आएगा जब राजकुमारी उसकी दुल्हन बनेगी और हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। पर इंतजार का यह समय भी बीत गया और वह दिन आया जब राजकुमारी दुल्हन और रंजीत दूल्हा बना। घर में विवाह के मंगल गीत गाए जाने लगे। रंजीत बहुत खूबसूरत लग रहा था और सुनहरे रंग के लहंगे में राजकुमारी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। यह लहंगा खास उसकी सास ने उसके लिए बनवाया था। इसमें सोने के तार लगे थे। सभी उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे। सहेलियां बार बार आकर उसे बताती कि बारात कहां तक पहुंची है और रंजीत कितना सुंदर लग रहा है। आखिरकार बारात राजकुमारी के दरवाजे पर पहुंच गई और बारात का भव्य स्वागत हुआ। चारों तरफ वातावरण में फूलों की खुशबू और मंगल गीतों की धुन थी। जहां राजकुमारी सहेलियों के साथ खड़ी रंजीत को देख रही थी, वहीं रंजीत भी एक तक उसे ही निहार रहा था। आखिरकार वह पल आ गया जिसका यह प्रेमी जोड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अतिथियों का स्वागत किया गया। बारात के जलपान की व्यवस्था की गई। शादी की रस्में शुरू हो गईं। वरमाला के समय रंजीत के शरारती दोस्तों ने राजकुमारी को बहुत परेशान किया। वे बार बार उसे ऊपर उठा लेते, पर आखिरकार राजकुमारी रंजीत के गले में वरमाला डालने में कामयाब रही। कुछ समय बाद पंडित जी ने आदेश दिया कि वर वधू को मंडप में बुलाया जाए। शर्माई, सकुचाई, राजकुमारी धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ चली। हर कदम के साथ जैसे मन का उत्साह 2 गुना हो रहा था। दुल्हन मंडप में आ चुकी थी, पर दूल्हे का कहीं अता पता नहीं था। पंडित जी बार बार दूल्हे को बुलाने के लिए बोल रहे थे। हर जगह रंजीत को ढूंढा जाने लगा, पर उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। यूं भरी महफिल से अचानक दूल्हे का गायब हो जाना, क्या आगे होने वाली किसी अनहोनी का संकेत था या फिर यह दूल्हे के दोस्तों द्वारा किया गया सिर्फ एक मजाक? राजकुमारी नहीं जानती थी कि सच क्या है, पर रंजीत के गायब होने की खबर सुनकर उसका मन घबराने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। दुल्हन है, बारात है और दूल्हा गायब। यह कैसी शादी हुई? वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग रंजीत को ढूंढने में लगे थे, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके दोस्तों से भी पूछा गया, पर किसी को कुछ नहीं पता। आखिर रंजीत अपनी ही शादी से गायब कैसे हो गया? कुछ देर पहले तो वह कितना खुश दिख रहा था। वरमाला के समय उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगा था कि ऐसा कुछ घटने वाला है। कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? घबराहट के मारे राजकुमारी का बुरा हाल था। बहुत कोशिश की उसने अपने आंसुओं को रोकने की, पर नाकामयाब रही। खुद अम्मा जी यह सब सुनकर हैरान थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दूल्हा अपनी ही शादी से भाग खड़ा हुआ। किस्मत ने उनकी बेटी के साथ यह कैसा खेल खेल दिया? जब कहीं भी रंजीत नहीं मिला, तब वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोगों में तू मैं शुरू हो गई। लड़की वाले बोल रहे थे कि अगर लड़के को शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देता। इस तरह शादी छोड़कर भागने का क्या मतलब हुआ? उसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यह सिर्फ इस लड़की के जीवन का सवाल नहीं है, यह पूरे गांव का मामला है। हमारे पूरे गांव की इज्जत दांव पर लगी है। आज तक हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़की मंडप तक पहुंच गई और शादी ना हुई हो।
कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, पर उसे यहां हाजिर कीजिए, क्योंकि यह शादी तो होकर रहेगी। जमींदार साहब खुद बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रंजीत इस तरह शादी से क्यों भाग खड़ा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दुश्मन घात लगाए बैठा था और उसने ही मौका देखकर रंजीत के साथ कुछ कर दिया हो। उनके दुश्मनों की भी तो कमी नहीं थी। उन्होंने पत्नी को यह सब बताया तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने रंजीत को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। अब तो लोगों को विश्वास हो गया था कि रंजीत के साथ किसी ने कुछ नहीं किया, वह अपनी मर्जी से ही कहीं चला गया है। जमींदार साहब भी यही सोच रहे थे, क्योंकि अगर यह किसी दुश्मन का काम होता तो कहीं से कुछ तो सुराग मिलता। बेटे ने आज उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। उन्हें लोगों को जवाब नहीं दे मिल रहा था। लोगों में बातें शुरू हो गईं। लड़का बाहर शहर में रहता था। जरूर उसने शहर में पहले से ही शादी की होगी, और यह शादी वह मां बाप के दबाव में आकर कर रहा था, तभी तो भाग खड़ा हुआ। इन शहरी लड़कों का कोई भरोसा नहीं। गलती लड़की वालों की भी है, जिन्होंने ठीक से लड़के के बारे में जांच पड़ताल नहीं की। किसी ने कहा, भैया, पैसा ऐसी चीज होती है कि इसके आगे कुछ नजर नहीं आता। अरे, सबको यह पता होना चाहिए था कि इतने बड़े जमींदार एक गरीब की कन्या को क्यों अपने घर की बहू बनाएंगे। जरूर कोई कमी रही होगी इनमें। तभी कोई बोला, मुझे तो शुरू से ही गड़बड़ लग रही थी, कहां लड़के वाले और कहां लड़की वाले, यह तो बेमेल जोड़ी है। एक बोला, सुना है खुद रिश्ता लेकर जमींदार साहब की पत्नी गई थी। तीसरा बोला, यही से बात साफ हो जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है। इतने बड़े घर के लड़के के लिए रिश्तों की क्या कमी थी, उन्हें यह गरीब की बेटी पसंद आई। फिर किसी ने कहा, भैया, यहां तो पूरी दाल ही काली है। इधर अम्मा जी का बुरा हाल था, वह खुद 2 बार बेहोश हो चुकी थी। लोगों की बातें सुनकर उन्हें लग रहा था जैसे सारा दोष उनका है। बात सच थी। उन्होंने बड़े घर से रिश्ता आया देखकर सब कुछ भूल गई। लड़के और उसके परिवार के बारे में किसी तरह की छानबीन का तो विचार ही नहीं किया। राजकुमारी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रंजीत उसके साथ ऐसा कर सकता है। इधर गांव के बड़े बुजुर्गों और बारात में आए बड़े बुजुर्गों के बीच बातचीत शुरू हो गई कि अब इस समस्या का क्या हल निकाला जाए। लड़का तो भाग गया, अब इस अभागिन लड़की के जीवन का क्या होगा। अगर शादी नहीं हुई तो झगड़ा बढ़ने का खतरा था। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। हाथापाई की नौबत आ गई थी। अगर बुजुर्ग बीच में नहीं आते तो अब तक न जाने कितने सर फूट चुके होते। सभी लोग जमींदार साहब से बहुत नाराज थे और उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे थे। जब लड़का काबू का नहीं था तो उसे ब्याहने क्यों निकले। इस लड़की का जीवन तो उसने बर्बाद कर दिया। बताओ अब क्या होगा इसका। अंत में तय हुआ कि शादी जरूर होगी। अगर दूल्हा भाग गया तो किसी बाराती को जो इस लड़की के योग्य हो यह शादी करनी होगी। जमींदार साहब को भी अपनी इज्जत प्यारी थी। वह भी खाली बारात लेकर लौटना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि मेरे बेटे ने तो मेरी नाक कटवा दी। अगर आप लोग उचित समझें तो मेरे भाई का बेटा है अनुराग, वह यह शादी करने के लिए तैयार है। ऐसे समय में उन्हें अनुराग के रूप में अपनी इज्जत बचाने के लिए एक आखिरी किरण दिखाई दी। अनुराग को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि क्या वह इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। अनुराग भी सारी परिस्थितियों को समझ रहा था। उसे पता था कि अगर यह शादी नहीं हुई तो यहां बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। उसने परिस्थितियों को देखते हुए शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। बड़े बुजुर्गों ने उससे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या वह किसी दबाव में तो यह शादी नहीं कर रहा, क्या शादी के बाद इस लड़की का पूरा ध्यान रखेगा। कुछ सवाल और पूछे गए यह जानने के लिए कि क्या वह शारीरिक और मानसिक रूप से इस लड़की के योग्य भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमींदार साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई धोखा कर रहे हो। जब उन्हें पूरी तरह संतुष्टि हो गई तो यह प्रस्ताव लड़की के माता पिता के पास भेजा गया। राजकुमारी के पिता भी यही चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। गलती चाहे किसी की भी रही हो,
पर उंगलियां तो उनकी बेटी पर ही उठेंगी। अंजना जी को जब इस बारे में बताया गया तो पहले वह शादी के लिए तैयार नहीं हुई, पर जब उन्हें पता चला कि अनुराग रंजीत का भाई है और अपने परिवार का इकलौता वारिस है, तो वह भी तैयार हो गई। इसे अस्वीकार करने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने चुपचाप शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। वैसे भी अब कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। सबसे बड़ी परेशानी थी राजकुमारी को मनाने की। यह जिम्मेदारी अंजना जी ने निभाई। राजकुमारी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं रंजीत को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। पर माता पिता की इज्जत, बड़ों का दबाव और भाई बहन का वास्ता देकर किसी तरह से अंजना जी ने उसे शादी के लिए तैयार कर लिया। इस तरह से यह शादी संपन्न हुई, जिसमें न दूल्हा और न ही दुल्हन दिल से भागीदार बने। बस दूसरों की खुशी के लिए कर्तव्य समझकर उन्होंने यह शादी की। जमींदार साहब की इज्जत, अंजना जी की लाज और गांव की प्रतिष्ठा बच गई, और इस तरह परिस्थितियों से मजबूर दो अजनबी शादी के बंधन में बंध गए। प्यारे साथियों, यह गठबंधन क्या परिणाम लाएगा? रंजीत को अपने मन में बसा चुकी राजकुमारी क्या कभी अनुराग को अपना पति स्वीकार कर पाएगी? क्या परिणति होगी इस मजबूरी के रिश्ते की? जिस दिन का राजकुमारी को बेसब्री से इंतजार था, वही उसके जीवन का काल अध्याय साबित होगा, यह उसे भी कहां पता था। रंजीत की यादों को दिल में छुपाए, मांग में अनुराग के नाम का सिंदूर लगाए राजकुमारी अपने ससुराल पहुंच गई। जब बारात निकली थी तो चारों तरफ हर्ष और उल्लास था, पर ऐसे लौटी है जैसे कहीं मैयत से वापस आए हों। सारा माहौल गमगीन और उदासीन था। जमींदार साहब आते ही पत्नी पर बरस पड़े। आज तुम्हारे रंजीत ने मेरी इज्जत लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर नालायक को शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देता। इस तरह भरी पंचायत में मेरी पगड़ी उछालने की क्या जरूरत थी? वर्षों की कमाई हुई इज्जत 2 पल में मिट्टी में मिला दी। वह तो मुझे समय पर बुद्धि आ गई और जैसे तैसे हम वहां से अपनी इज्जत और जान बचाकर निकले हैं, नहीं तो आज बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता। सुलोचना देवी ने पूछा, आपने क्या किया? उन्होंने कहा, मैंने राजकुमारी की शादी अनुराग से करवा दी है। क्या? अनुराग? यह सुनकर उनके मुंह से चीख निकल गई। मेरी बहू को आपने उस नौकर के हवाले बांध दिया? जमींदार साहब गरजे। हां, वह पूरी तरह तुम्हारी बहू है, क्योंकि तुम्हारे दूसरे बेटे अनुराग की उसके साथ शादी हुई है। और खबरदार, जो आगे से फिर कभी उसे नौकर कहा। अब मेरा केवल एक ही बेटा है, अनुराग। रंजीत को मैं अपनी जिंदगी और जायदाद दोनों से बेदखल कर रहा हूं। सुलोचना जी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मौके की नजाकत को समझते हुए चुप रही। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, जब तक रंजीत वापस नहीं आ जाता, तब तक मैं अनुराग को राजकुमारी की परछाई भी छूने नहीं दूंगी। पर सबसे पहले तो उन्हें यह पता लगाना था कि रंजीत आखिर इस तरह कहां और क्यों गायब हुआ। बेटे के बारे में सोच सोचकर उनका मन बहुत बेचैन था। तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आ रहे थे, पर इस समय उन्हें खुद को संभालना था और राजकुमारी को सहारा देना था। राजकुमारी की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उस अनुराग के साथ वह अपना नाम भी नहीं सुन सकती थी। इससे पहले कि यह शादी अस्तित्व में आए, सुलोचना जी को इसका अस्तित्व ही मिटाना था। उन्होंने राजकुमारी को रंजीत के कमरे में भेज दिया। यह सजा हुआ कमरा राजकुमारी को रंजीत की याद दिला रहा था। यहां की छोटी से छोटी सजावट भी रंजीत ने उससे पूछकर की थी। यह वही सपने थे जो दोनों ने साथ मिलकर देखे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रंजीत उसे इस तरह धोखा देकर भाग सकता है। उसका मन बार बार कह रहा था, जरूर उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। वह बस रोए जा रही थी। यह फूलों से सजा हुआ कमरा उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। उसके लिए यहां पल भर भी गुजरना मुश्किल था। वह रोते हुए कमरे से बाहर निकली तो दरवाजे पर सुलोचना जी मिल गए। दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। सुलोचना जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, जब तक रंजीत नहीं आ जाता तुम मेरे पास उसकी अमानत हो। मुझे यकीन है वह जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आएगा।
रोते हुए राजकुमारी हिचकियां भरते हुए बोली, मां, रंजीत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुलोचना देवी बोली, बिटिया, इस समय मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, पर इतना जरूर जानती हूं कि रंजीत तुमसे बहुत प्यार करता है। वह जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आएगा। सच्चाई क्या है, जल्दी ही सबके सामने आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं चुप नहीं बैठूंगी। रंजीत को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दूंगी, चाहे वह पाताल में ही क्यों न चला गया हो। उसे तुम्हारे सामने खड़ा करके ही दम लूंगी, पर तब तक तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा? इस कठिन घड़ी में हमें सास बहू को एक दूसरे की हिम्मत बनना होगा। समझ रही हो ना राजकुमारी, मैं क्या कह रही हूं? उन्होंने मजबूती से राजकुमारी का हाथ अपने हाथों में लिया। राजकुमारी बोली, पर मां, यह शादी? सुलोचना देवी बोली, यह शादी नहीं, सिर्फ एक नाटक था, लोगों का मन रखने और दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के लिए। उस समय जो उचित लगा तुम्हारे ससुर जी ने किया, पर इस शादी को मानने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे यह शादी हुई है वैसे ही तुम्हारा तलाक भी हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारी शादी रंजीत से ही होगी। पर तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा। यह घर तुम्हारा है, तुम इस घर में रंजीत की अमानत हो। तुम्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, यह मेरा वादा है। पर इस समय सबसे बड़ा काम है रंजीत को ढूंढने का। ना जाने मेरा बेटा कहां और किस हाल में होगा। यह कहते कहते उनकी आंखें फिर से भर आईं। राजकुमारी और सुलोचना देवी दोनों के ही माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने आगे कहा, जरूर किसी ने मौका देखकर अपनी दुश्मनी निकाली है। राजकुमारी बोली, क्या उनका कोई दुश्मन भी था? सुलोचना देवी बोली, हां, सबसे बड़ा दुश्मन तो घर में ही है। राजकुमारी इसी तरह हैरान होते हुए बोली, घर में? इस घर में कौन है? सुलोचना देवी बोली, और कौन होगा? वह जिससे तुम्हारी शादी हुई है, अनुराग। राजकुमारी बोली, वह तो रंजीत का भाई है। भाई होकर भी भाई से दुश्मनी कैसी? सुलोचना देवी अनुराग के बारे में राजकुमारी को बता रही थीं कि रंजीत और अनुराग सगे भाई नहीं हैं। असल में अनुराग तुम्हारे ससुर जी के बड़े भाई का बेटा है, बहुत ही मनहूस है। अपने माता पिता और छोटी बहन को तो खा गया, अब उसकी नजर मेरे रंजीत की खुशियों पर है। बचपन से ही वह रंजीत से जलता आया है। खुद को जिंदगी में कुछ बना नहीं पाया और मेरे रंजीत को देखकर जलता है। राजकुमारी सोचने लगी, भाई होकर भाई से इतनी जलन कि उसकी शादी में ही विघ्न। वह ध्यान से अपनी सास की बातें सुन रही थी। सुलोचना देवी ने बताया, अनुराग अनपढ़ है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। बचपन में हमने कितनी कोशिश की उसे पढ़ाने की, पर उस समय तो उसे खेलकूद से फुर्सत नहीं मिली। और अब मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई, नौकरी और तरक्की देखकर जलता रहता है। अनुराग के अनपढ़ होने की बात सुनकर तो जैसे राजकुमारी पर बिजली गिर गई और वह बोली, क्या वह अनपढ़ है? सुलोचना देवी बोली, हां, तभी तो कह रही हूं, वह किसी भी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। पता नहीं तुम्हारे ससुर जी ने यह क्या अनर्थ कर दिया। अरे, उससे अच्छा तो वह तुम्हारी शादी घर के किसी नौकर से करवा देते, तब भी मैं तसल्ली कर लेती। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे उसके बुरे इरादों में कामयाब कभी नहीं होने दूंगी। उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह सब जानकर तो राजकुमारी का मन अनुराग के लिए कड़वा हो गया। अभी तक तो वह अपनी परेशानी में इतनी उलझी हुई थी कि अनुराग के बारे में कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। पर अब जो पहला विचार उसके मन में अनुराग के लिए उत्पन्न हुआ वह था नफरत। राजकुमारी बोली, अगर अनुराग इतना ही बुरा है तो फिर आप लोगों ने उसे अपने साथ क्यों रखा हुआ है? सुलोचना देवी बोली, अब क्या करें, दुनियादारी भी सोचनी पड़ती है। जब उसके मां बाप गुजरे, अनुराग बहुत छोटा था। अब छोटे बच्चे को इस तरह अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। फिर इस समय मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है उसके खिलाफ कि यह सब उसी ने किया है। जिस दिन मेरे पास सबूत होगा उस दिन अनुराग इस घर से बाहर होगा। तब तक तुम उससे बचकर रहना। राजकुमारी ने हूं हूं करते हुए हामी में गर्दन हिला दी।
सुलोचना देवी अपनी चाल चल चुकी थी। उन्होंने राजकुमारी के मन में अनुराग के लिए नफरत का बीज बो दिया था। अब बस जरूरत थी उसे समय समय पर पानी देने की। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमारी और अनुराग एक दूसरे के करीब आए। इसका कारण सिर्फ यह नहीं था कि रंजीत राजकुमारी से प्यार करता है या राजकुमारी उसकी पसंद थी। इसके पीछे उनका अपना स्वार्थ था, क्योंकि अगर अनुराग जैसे अनपढ़ को राजकुमारी जैसी पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई तो उनका राजपाट तो जाता रहेगा। रंजीत वापस लौटे या नहीं, पर इस शादी को उन्होंने किसी भी कीमत पर तोड़ने का फैसला कर लिया था। उसके बाद सुलोचना देवी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया रंजीत को ढूंढने के लिए। शहर में उसके दफ्तर और दोस्तों हर जगह उन्होंने पता करवाया, पर कहीं भी उसके बारे में पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, राजकुमारी की निराशा भी बढ़ती जा रही थी और अनुराग के लिए उसके मन में नफरत और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। अब तो उसे लगने लगा था कहीं ऐसा तो नहीं उसे पाने के लिए ही अनुराग ने यह सब किया हो, क्योंकि वह सच में बहुत सुंदर थी। कॉलेज में भी उसे चाहने वालों की कमी नहीं थी। अब तो उसे अनुराग के नाम से भी नफरत होने लगी थी। उधर जब अंजना जी को पता चला कि अनुराग अनपढ़ है तो उन्होंने अपना सर पीट लिया, पर फिर खुद को दिलासा दिया, अनपढ़ हुआ तो क्या हुआ, करोड़ों का मालिक है। उन्होंने राजकुमारी को सलाह दी, बेटी जो होना था हो चुका, पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करो। यह तो अच्छी बात है कि वह अनपढ़ है और तू पढ़ी लिखी है, तब उसे दबाकर रखना। राजकुमारी ने मां को बताया कि मेरी सास रंजीत को ढूंढ रही है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी गई है। उन्होंने वादा किया है जैसे ही रंजीत मिल जाएगा मेरी शादी उससे करवा दी जाएगी। अंजना जी बोली, यह तो सच में अच्छी बात है, पर मुझे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि तेरी शादी तो पहले ही रंजीत के साथ हो रही थी। फिर वह शादी छोड़कर भाग क्यों गया? बिटिया होशियार रहना, ये लोग बहुत चालाक हैं, खास तौर पर तेरे सास ससुर। पति से तुझे कोई खतरा नहीं, इस अनपढ़ में कहां इतना दिमाग होगा? मुझे यकीन है वह तो सारी उम्र तेरी उंगलियों के इशारे पर नाचेगा। बस तू उसे अपने काबू में कर ले, इसी में सबकी भलाई है। मैं तेरी मां हूं, कोई दुश्मन नहीं। यह दिन में सपने देखना छोड़ दे, अपनी सास की बातों में मत आ। जैसा भी है अब वही तेरा पति है। इस सच्चाई को तू जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगी उतना ही अच्छा है। अब रंजीत को भूल जा, समय रहते उसे अपना ले। तुझसे प्यार से बात करेगा तो वह तेरी हर बात मानेगा। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। उसे धोखेबाज रंजीत को भूल जा, उसके कारण आज यह सब हो रहा है। राजकुमारी बोली, मां तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं रंजीत से प्यार करती हूं। अंजना जी बोली, यह प्यार व्यार कुछ नहीं होता। प्यार तो रंजीत भी बहुत करता था तुझसे। बता फिर तुझे छोड़कर क्यों चला गया? रंजीत तेरा अतीत है और अनुराग तेरा आज। इस सच्चाई को तू जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगी उतना ही तेरे लिए और हम सबके लिए अच्छा होगा। अंजना जी जब भी बेटी से बात करती तो उसे यही समझाती कि वह जल्दी से जल्दी इस शादी को स्वीकार कर ले। देख बेटी, अनुराग में इतना दिमाग नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कोई उसके मन में तेरे प्रति जहर भर दे और फिर तू ना इधर की रह पाए ना उधर की। रंजीत तो तुझे छोड़कर जा ही चुका है, कहीं ऐसा ना हो अनुराग भी तुझसे मुंह फेर ले। अब वह तेरा पति है और पति होने के नाते तुझसे कुछ इच्छाएं और अपेक्षाएं रखता है जिन्हें पूरा करना तेरी जिम्मेदारी है। जब भी मां उसके साथ ऐसी बातें करती उसका मन अनुराग के प्रति घृणा से भर उठता। मां हो या सास, दोनों की बातें सुनकर उसे अनुराग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता। उसे लगता कि उसकी जिंदगी में जितने भी कष्ट और दुख हैं उनका कारण सिर्फ यही व्यक्ति है। उसके मन में नफरत बढ़ती चली गई और 1 महीना होते होते वह भी अनुराग के साथ नौकर जैसा व्यवहार करने लगी, जैसा कि उसके साथ सुलोचना देवी करती थी। पत्नी होने के नाते उसे अपने पति के सुख दुख में भागीदार होना चाहिए था, पर वह तो अनुराग को नौकर से अधिक कुछ नहीं मानती थी। उसने अपनी शादी को कभी स्वीकार ही नहीं किया।
उसके लिए अनुराग सिर्फ एक नौकर है। उधर शायद अनुराग भी इसकी परिणति जानता है, इसीलिए कभी पति होने का अधिकार उसने भी राजकुमारी पर जताने की कोशिश नहीं की। परिता की नफरत को वह बखूबी समझता था। भले ही राजकुमारी के कटु वचन उसके हृदय पर कोई छाप नहीं छोड़ते, पर राजकुमारी अनुराग को अपने सामने पाकर असहज हो जाती है। उसके लिए अनुराग किसी बुरे सपने से कम नहीं, जिसे वह भूलना चाहती है, पर वह बार बार उसके सामने आकर उसे डरा जाता है, चाहे वह इसे माने या ना माने। पर दुनिया की नजरों में वह इंसान उसका पति है, और वह पत्नी होने का जो फर्ज निभा रही है, उसके बारे में सोचकर उसे कभी कभी खुद पर बहुत गुस्सा आता है। अनुराग ने आज तक उससे कुछ ज्यादा बात नहीं की, ना अच्छी ना ही बुरी। फिर वह उसे देखते ही क्यों अपना आपा खो बैठती है, और ना जाते हुए भी उसके मुंह से उसके खिलाफ शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। इस शादी ने उसे क्या से क्या बना दिया। दूसरों का दुख दर्द समझने वाली राजकुमारी आज अपने ही पति का दिल दुखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। अपने ही घर में अनुराग की हैसियत नौकरों जैसी थी, जिसके पास रहने के लिए छोटा सा कमरा था। दिन भर तो वह काम में लगा रहता, कभी खेत खलियान संभालता तो कभी जानवरों को। रात को भी देर से घर आता। उसे सबके साथ बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं थी। शायद उसका खाना भी अलग बनता था। घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसके बिना कोई काम नहीं होता। हर काम के लिए उसे ही पुकारा जाता। सुलोचना देवी का व्यवहार उसके प्रति बहुत बुरा था, पर जमींदार साहब भी कहीं पीछे नहीं थे। उस दिन शादी के समय राजकुमारी ने उनका जो रूप देखा था, यह रूप उसके बिल्कुल विपरीत था। जहां उस समय वह अपने मुंह से अनुराग के लिए बेटा बेटा कहते नहीं थक रहे थे, वहीं अब बिना गाली उसके साथ बात भी नहीं करते थे। मौका मिलने पर हाथ उठाने से भी उन्हें परहेज नहीं था। और अनुराग, जो देखने में काफी ताकतवर था, किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह यह सब सहन कर जाता। कभी कभी तो राजकुमारी को लगता कि जिसे वह बुरा समझ रही है, वह तो खुद हालातों का सताया हुआ इंसान है। इतना सब होने के बाद भी उसका खामोश रहना राजकुमारी को अच्छा नहीं लगता। उसकी शांत आंखें और लबों की यह खामोशी उसे कभी कभी बहुत चुभती। उसका दिमाग उसे कहता कि अनुराग एक अच्छा इंसान है, वह बुरा हो ही नहीं सकता, पर तभी मनाकर सवाल खड़े कर देता कि यह सब उसका दिखावा है, वह अच्छा होने का बस ढोंग कर रहा है। अगर वह इतना ही अच्छा होता तो इस तरह से रंजीत को गायब क्यों करता? रंजीत का ख्याल आते ही उसकी नफरत और बढ़ जाती। जब जब उसका दिमाग उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता, मन आकर उसे रास्ता भटका जाता। दिल और दिमाग के द्वंद्व में फंसी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अनुराग आखिर है क्या चीज। दिल जहां उसे अच्छा मानने को तैयार नहीं था, वही दिमाग उसे बुरा स्वीकार करना नहीं चाहता था। ऊपर से बार बार अंजना जी उसे इस शादी को स्वीकार करने की और अनुराग को अपनाने की सलाह देती। इन सब बातों से उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। आज सुबह से ही घर में बहुत शांति थी। सुलोचना देवी और जमींदार साहब 4-5 दिन के लिए घर से बाहर गए थे। वह अपने छोटे बेटे रंजीत की सलामती के लिए अपने कुल देवता के यहां प्रार्थना और भंडारा करने गए थे। सुलोचना देवी ने नौकरों को सब समझा कर गई थी और राजकुमारी को भी बोल दिया है कि अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर लेना। राजकुमारी देख रही है कि आज सुबह से अनुराग कहीं नजर नहीं आ रहा। घर के नौकर बार बार उसके कमरे के अंदर बाहर हो रहे हैं। जिज्ञासावश उसने नौकरानी को पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ? आज तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? आज तो तुम्हें डांटने वाला घर पर कोई नहीं है, आराम से सब काम कर सकती हो। और आज यह अनुराग भी कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? उसने उधर उधर नजरें घुमाई। एक बात और, तुम बार बार अनुराग के कमरे में क्यों जा रही हो? नौकरानी उदास स्वर में बोली, बहुरानी, आज अनुराग भैया की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें बहुत तेज बुखार है, वह अपने कमरे में है। राजकुमारी थोड़ा घबरा गई और बोली, तो फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नौकरानी धीरे से बोली, उनके लिए डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता। राजकुमारी बोली, तो फिर वह ठीक कैसे होंगे? बस अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगे।
स्वर में नौकरानी ने जवाब दिया। राजकुमारी बोली, क्या इस घर में डॉक्टर का आना मना है? नौकरानी ने बोली, जब रंजीत भैया बीमार होते हैं तो यहां डॉक्टर की लाइन लग जाती है, पर जब अनुराग भैया बीमार होते हैं तो उन्हें दवाई तक नहीं दिलवाई जाती। इस घर में किसी को उनकी परवाह नहीं। जब अपनी पत्नी को ही उनकी परवाह नहीं तो और भला किसी को क्या होगी? उसने राजकुमारी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी नजरों में दर्द और शिकायत दोनों थी। यह सुनकर राजकुमारी चुप हो गई और बोली, ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। नौकरानी बोली, नहीं बहू रानी, ऐसा गजब मत करना। आप मालकिन का व्यवहार तो देख चुकी हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि पीछे से डॉक्टर इस घर में आया था तो घर में बहुत क्लेश हो जाएगा। वह आपको भी नहीं छोड़ेंगी और अनुराग भैया यह कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कारण आप पर कोई मुसीबत आए। यह सुनकर तो राजकुमारी का दिल धक से रह गया। क्या सच में अनुराग उसके बारे में इतना सोचता है? कहीं ना कहीं यह जानकर उसे खुशी हुई कि अनुराग को उसकी परवाह है। वह बोली, इस समय वह यहां नहीं है, चिंता मत करो। नौकरानी बोली, आप मालकिन को जानती नहीं है। यहां उनके बहुत से जासूस हैं, आते ही नमक मिर्च लगाकर उन्हें सब कुछ बता देंगे। राजकुमारी ने कुछ देर सोचा और बोली, ठीक है, चलो मैं चलकर देखती हूं। आज पहली बार वह अनुराग के कमरे के अंदर गई। यह छोटा सा कमरा था जहां चारपाई पर अनुराग भी बेशुद्ध पड़ा था। उसने अनुराग का माथा छूकर देखा तो वह बुखार से तप रहा था। राजकुमारी ने घबराकर नौकरानी से कहा, जाओ जल्दी से फ्रिज में से ठंडा पानी लेकर आओ, इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी होंगी। नौकरानी जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी ले आई और राजकुमारी अनुराग के पास बैठ गई। उसने उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू कर दी। बेहोशी में अनुराग मां और राशि नाम पुकार रहा था। राजकुमारी ने ध्यान से उसके कमरे में देखा। यहां कुछ भी नहीं था सिवाय एक फोटो फ्रेम के जिसमें 2 बड़े बच्चे थे। अनुराग को बहुत तेज बुखार था। राजकुमारी ने सोचा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर डॉक्टर यहां नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो बाहर जा सकती हूं। उसने नौकरानी को बुलाया और उसे समझाया, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूं, इन्हें दवाई की सख्त जरूरत है, तब तक तुम इनके सर पर पट्टियां रखती रहना। मैं जल्दी ही दवाई लेकर लौट आऊंगी, तब तक तुम इनका ध्यान रखना। राजकुमारी अपने फैमिली डॉक्टर के पास फोन करके उन्हें सब कुछ बताया। उसके बाद डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां वह केमिस्ट से लेकर आती हैं। किसी को इस बारे में कुछ पता ना चले, इसीलिए वे पहले ही जानबूझकर लालू को खेत खलियान संभालने के लिए भेज देती हैं। पीछे से नौकरानी लगातार अनुराग के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी, जिसके कारण उसका बुखार कुछ कम हो जाता है। जब तक राजकुमारी वापस आती है, अनुराग को होश आ जाता है। घर पहुंचकर वह नौकरानी से कहकर अनुराग के लिए खिचड़ी बनवा देती है और उसे दवाई दे देती है। अनुराग कुछ नहीं कहता है और चुपचाप दवाई खा लेता है। उसके बाद वह उठकर जाने लगता है तो राजकुमारी पूछती है, अब आप कहां जा रहे हैं? अनुराग कहता है, कुछ जरूरी काम है। राजकुमारी कहती है, सेहत से बढ़कर कुछ जरूरी नहीं होता। आज आपको सिर्फ आराम करना है, यह काम तो कोई और भी कर सकता है। आज राजकुमारी अनुराग को डांट नहीं रही थी, पत्नी होने का हक जता रही थी। पहली बार अनुराग ने उसकी तरफ देखा, दोनों की नजरें मिली और दोनों चुप हो गए। राजकुमारी ज्यादा देर तक अनुराग से नजरें नहीं मिला सकी और उसने नजरें फेर ली। उसने धीरे से कहा, अब आप आराम कीजिए, मैं जा रही हूं, सब काम संभाल लूंगी। नौकरानी को मैंने सब समझा दिया है, समय पर अपनी दवाई खा लीजिएगा। आज पहली बार राजकुमारी और अनुराग के बीच कुछ बात हुई थी। पहली बार उसने अनुराग को स्पर्श किया था। आज उसे यह भी पता चला कि अनुराग उसके बारे में कुछ सोचता भी है। पता नहीं क्यों, पर आज राजकुमारी को बहुत अच्छा लग रहा था। अनुराग अब ठीक था और राजकुमारी आज पहली बार इस घर से बाहर जा रही थी, यह जानने के लिए कि अनुराग दिन भर क्या करता है। राजकुमारी सबसे पहले पशुओं के बाड़े में पहुंची। उसने देखा सभी जानवर कुछ बेचैन लग रहे हैं और तरह तरह की आवाज निकाल रहे हैं। छोटे बड़े कुल मिलाकर 10 पशु थे।
उसने वहां काम करने वाले बूढ़े नौकर से पूछा, क्या हुआ? क्या आज इन पशुओं को दाना पानी नहीं दिया गया है जो ये इतने व्याकुल नजर आ रहे हैं? बूढ़ा बोला, बहुरानी, दाना पानी तो दे दिया है, पर आज सुबह से अनुराग भैया इनसे मिलने नहीं आए, इसीलिए सब इनके लिए परेशान हैं। जानवर हैं तो क्या हुआ, प्यार की भाषा यह भी समझते हैं। राजकुमारी को लगा जैसे यह बात उसके लिए कही गई है। बूढ़ा मायूस होकर बोला, जानता हूं आज वह बीमार है। राजकुमारी बोली, आपको कैसे पता? कुछ और जरूरी काम भी तो हो सकता है। राजकुमारी नहीं चाहती थी कि बूढ़ा अनुराग के बीमार होने के बारे में जाने। क्या पता यह भी कि उसकी सास का जासूस हो। बूढ़े ने राजकुमारी को बात दोहराई, जरूरी काम इस घर में जरूरी काम उसे नहीं दिए जाते, उसके हिस्से में तो सिर्फ नौकरों के काम ही आते हैं। बूढ़े ने बताया, यही तो एक जगह है जहां उसे खुशी मिलती है। ये जानवर ही तो हैं जो उन्हें सच्चा प्यार करते हैं, इसीलिए यहां आना वह कभी नहीं भूलते। उसको लगा यह बूढ़ा नौकर अनुराग के बारे में बहुत कुछ जानता है, पर क्या यह भरोसे के लायक है? उसने कुछ नहीं कहा और कुछ देर वहां रुकने के बाद वापस घर चली आई। उसने नौकरानी से पूछा, क्या अनुराग ने खाना खा लिया है? नौकरानी ने बताया, जी बहुरानी, भैया ने खाना खा लिया है और दवाई लेकर अब आराम कर रहे हैं। ठीक है, मेरा भी खाना लगा दो। उसने सोचा, अब मुझे भी आराम करना चाहिए, पता नहीं सुबह से किन कामों में उलझी हुई हूं। नौकरानी ने खाना लगा दिया। राजकुमारी खाना खाने बैठ गई, पर उसके मन में बहुत से सवाल थे। उसने नौकरानी से पूछा, यह अनुराग के कमरे में किनकी तस्वीर है और यह राशि कौन है? नौकरानी बोली, कमरे में आपने जिनकी तस्वीर देखी वे आपके सास ससुर हैं और राशि और कोई नहीं, अनुराग भैया की बड़ी बहन थी। राजकुमारी ने पूछा, क्या हुआ था उनके साथ? नौकरानी ने बताया, उस दिन अनुराग भैया का जन्मदिन था। सभी लोग दर्शन करने मंदिर जा रहे थे। भैया अपनी दादी के साथ थे और बाकी परिवार दूसरी कार में था। गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और तीनों में से कोई नहीं बचा। इस तरह से अनुराग भैया की दुनिया उजड़ गई। उस समय वह मात्र 6 वर्ष के थे। बड़े मालकिन भी बेटे बहू के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और 2 वर्ष बाद वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस तरह से अनुराग भैया बिल्कुल अकेले और अनाथ होकर रह गए। सुनकर राजकुमारी को बहुत अफसोस हुआ। उसे लगा छोटे बच्चे के साथ यह अच्छा नहीं हुआ। आगे नौकरानी बोली, इसके बाद अनुराग भैया की जिंदगी बदल गई और वह अपने ही घर में नौकर बनकर रह गए। राजकुमारी बोली, क्या अनुराग के चाचा और चाची उनसे प्यार नहीं करते? नौकरानी बोली, उनका प्यार तो आप अपनी आंखों से देख रही हैं। हंसना तो छोड़िए, क्या आपने कभी अनुराग भैया को बोलते सुना है? जी के अलावा शायद ही वह कोई शब्द बोलते हो। उनकी हालत तो हम नौकरों से भी ज्यादा खराब थी। राजकुमारी बोली, अपने भाई के बच्चे के लिए इन लोगों के मन में जरा भी दया और प्रेम नहीं। ऐसा कैसे? नौकरानी बोली, शायद अगर सगे होते तो कुछ प्रेम हो सकता था, पर यह अनुराग भैया के सगे चाचा चाची नहीं है। यह एक और झटका था राजकुमारी के लिए। वह सोचने लगी, इस परिवार में आखिर कितने राज दफन हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। अब तो उसकी जिज्ञासा सब कुछ जानकर ही खत्म होगी। वह सोचने लगी, यह लोग इतने बड़े धोखेबाज हैं। यह तो अनुराग के चाचा चाची भी नहीं है। अनुराग के साथ तो इन्होंने धोखा किया है। उसके साथ भी शादी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहले अनपढ़ अनुराग से उसकी शादी करवाकर उसकी जिंदगी खराब की और अब उसे झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। राजकुमारी जैसे अनुराग के प्रति हमदर्दी में लिपटी हुई थी, उसके अंदर की नफरत और बढ़ती चली गई। वह समझ पा रही थी, कौन जाने रंजीत के गायब होने में इनका भी कोई षड्यंत्र हो। मेरा इस्तेमाल भी तो यह लोग अनुराग को दुख पहुंचाने के लिए ही कर रहे हैं, पर मैं इनके हाथों की कठपुतली नहीं हूं जो इनके इशारों पर नाचती रहूंगी। अब राजकुमारी के लिए सब कुछ जानना और भी जरूरी हो गया था, ताकि वह अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय कर सके। यहां सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी की बात नहीं हो रही थी। एक मासूम इंसान और भी था जिसकी जिंदगी उन्होंने खराब कर दी थी। उसके मन में अनुराग के लिए हमदर्दी पैदा हो चुकी थी।
नौकरानी ने आगे बताया कि यह लोग पहले बहुत गरीब थे और अनुराग भैया की दादी के गांव से थे, इसीलिए इनका हवेली पर आना जाना था। और जब यह हादसा हुआ तब हमदर्दी जताने के बहाने वह यही डेरा डालकर बैठ गए। दादी उस समय पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन्हें किसी साए की सख्त जरूरत थी, पर इनके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। यहां आते ही सुलोचना देवी ने अनुराग भैया पर मां की तरह प्यार लुटाना शुरू कर दिया। एक छोटा बच्चा जिसने अभी अभी हादसे में अपने माता पिता को खोया था, इन लोगों की चालाकी नहीं समझ पाया और उनके प्यार को सच समझ बैठा। खुद दादी भी इन लोगों पर भरोसा करने की भूल कर बैठी। उसने पोते के चेहरे पर खुशी देखकर उन्हें यहीं बसा दिया। धीरे धीरे इन्होंने दादी को अपने विश्वास में लेकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। जब तक दादी जिंदा रही, यह लोग अनुराग भैया पर जान देते थे, या फिर सच्चाई यह है कि कम से कम नाटक तो करते थे। पर दादी के जाने के बाद इन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। अपने ही घर में अनुराग भैया बंदी की तरह थे। ना तो वह किसी से बात कर सकते थे और ना ही कोई उनसे मिल सकता था। इन्होंने उन्हें अपने ही घर में नौकर बना दिया। बचपन से ही अनुराग भैया बहुत मेहनती और होशियार रहे हैं। पढ़ने में उनकी बहुत रुचि थी, पर इन लोगों ने जानबूझकर उन्हें पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उनको डर था कि अगर यह पढ़ लिख गया तो उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। अनुराग भैया आज अनपढ़ नहीं होते तो उन्हें अनपढ़ जानबूझकर रखा गया। अगर उन्हें सही अवसर मिलता तो पता नहीं आज भैया कहां से कहां पहुंच जाते। कौन जाने वह किसी दफ्तर में बड़े बाबू होते या डॉक्टर। उनकी प्रतिभा, उनकी खुशियां, उनकी आजादी, सब कुछ उनसे छीन लिया गया। कहते कहते नौकरानी की आंखों में आंसू बह रहे थे, पर जाने से पहले शायद दादी को कुछ सूझ आ गई थी। इसीलिए उन्होंने अपने मरने से पहले एक वसीयत तैयार की और अपना सब कुछ अनुराग भैया के नाम कर दिया। उस वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अनुराग भैया ना तो इस संपत्ति को बेच सकते हैं और ना ही किसी को दान दे सकते हैं। अगर उसे कुछ हो जाता है तो यह सारी संपत्ति गांव वालों में बांट दी जाएगी। शायद यही कारण है कि जिसकी वजह से अनुराग भैया अभी तक जिंदा हैं, नहीं तो यह लोग कब क्या कर देते। यह कहकर नौकरानी चुप हो गई। आज एक नए सच से राजकुमारी का सामना हो रहा था। अपने सास ससुर की असलियत जानकर उसका मन घृणा से भर उठा। सच में इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं। लालची इंसान पर कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या कर जाए। नौकरानी ने आगे कहा, जब आप इस घर में आई तो हमें लगा अब अनुराग भैया के जीवन में खुशियां आ जाएंगी। अब उनके पास कोई तो होगा जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांट सके। पर आप भी और जैसी ही निकली। आपने भी उन्हें नहीं समझा। एक बार फिर से नौकरानी की आंखें भर आईं। इस बार खाते खाते राजकुमारी का हाथ रुक गया। वह बोली, तुम अनुराग के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? नौकरानी ने बताया, आज आप जानवरों के बारे में जिस बूढ़े से मिली थीं, वह मेरे ससुर हैं और बचपन से उन्होंने ही अनुराग भैया को पाला है। एक वही है जिसके साथ वह अपने सुख दुख बांटते हैं। यहां एक वही है जो उन्हें समझते हैं। राजकुमारी बोली, ठीक है, अब तुम भी जा सकती हो। वह अपने कमरे में आ गई। दोपहर हो चुकी थी, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यह सब जानने के बाद वह और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। वह सोच रही थी, क्या वह अनुराग के साथ सही कर रही है? उसके मन में अनुराग के लिए इतनी नफरत कहां से आई? यह सब उसकी सास की देन थी। क्या उसकी मां ठीक कहती हैं? उसे इस शादी को अपना लेना चाहिए। क्या अनुराग को एक अवसर भी ना देना उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? पता नहीं वह क्यों अपनी तुलना अपने सास ससुर के साथ करने लगी। जैसे उन्होंने अनुराग की सारी खुशियां छीन ली, वह भी तो ऐसा ही कर रही है। उसके साथ जो भी परिस्थितियां रही हों, पर सच्चाई यही है कि आज अनुराग उसका पति है और पत्नी होने के नाते उसे अनुराग को जो खुशियां देनी चाहिए थी, क्या वह उसे दे रही हैं? उसने खुद को आईने में देखा। सच बड़ा दुखद था। ठीक है, उसके साथ धोखा हुआ, पर अनुराग को भी वहां कहां न्याय मिला? राजकुमारी के मन में सवालों का तूफान खड़ा हो गया, पर जल्दी ही उसने खुद को समझाया, नहीं,
मैं अनुराग को कभी अपना पति नहीं मान सकती, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। अब सब जानने के बाद यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि यह शादी सिर्फ एक नाटक थी। पर जो भी हो, वह अनुराग की मदद जरूर करेगी, उसे उसका सब कुछ वापस लौटवा कर रहेगी। इन लोगों ने जो धोखा उसके साथ किया है, उसकी सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। उसने फैसला लिया, अभी वह अनुराग के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगी और उसके बाद आराम से फैसला करेगी। शाम को जब वह कमरे से बाहर आई तो नौकरानी से अनुराग के बारे में पूछा। अब अनुराग की तबीयत कैसी है? नौकरानी ने बताया, अब अनुराग भैया ठीक हैं और बाहर गए हैं। इसी तरह समझ गई कि अनुराग कहां गया होगा और वह भी वहां पहुंच गई। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। अनुराग उसे पशुओं के पास ही मिला। वह उनके साथ कितना खुश था। पहली बार उसने अनुराग को मुस्कुराते हुए देखा। राजकुमारी सोचने लगी, इतना सरल इंसान कभी धोखेबाज हो ही नहीं सकता। मुझसे ज्यादा समझदार तो यह पशु है। इन्हें मुझसे ज्यादा अच्छे बुरे की समझ है। जब अनुराग ने उसे वहां देखा तो हैरान रह गया और बोला, आप? राजकुमारी बोली, क्यों, क्या मैं यहां नहीं आ सकती? अनुराग धीरे से बोला, आप समझी नहीं, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, यह गंभीरता भी अच्छी है, पर क्या किसी ने आपको बताया आप हंसते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं? अनुराग को ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। आगे वह कुछ नहीं बोला। राजकुमारी बोली, मैं यहां आपके लिए ही आई हूं। आपकी दवाई का समय हो गया है, चलिए घर चलिए। अनुराग बिना किसी के छोटे बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा नौकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। राजकुमारी भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। वह समझ गई थी, अगर अनुराग के बारे में उसे कोई सही जानकारी दे सकता है तो वह यह बूढ़ा ही है। घर पहुंची, राजकुमारी ने अनुराग को दवाई दी और कहा, अब आप जाकर आराम कीजिए। अनुराग चुपचाप अपने कमरे में चला गया। राजकुमारी सोचने लगी, सास ससुर के लौटने से पहले मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। इसीलिए अगले दिन वह सुबह सुबह ही पशुओं के बाड़े में पहुंच गई और उसने बूढ़े के साथ ढेर सारी बातें की। आज उसे अनुराग के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी मिल गई। अगले दिन पता चला कि अभी उसके सास ससुर नहीं लौटने वाले हैं, उन्हें कुछ समय और लगने वाला है। राजकुमारी तो खुश हो गई। अब तो वह उसका रोज का नियम बन गया। वह बूढ़े के साथ बैठकर बातें करती और अनुराग वहां काम करता रहता। अब तो उसे अनुराग के बारे में सब कुछ पता चल गया था। धीरे धीरे अनुराग उसे अच्छा लगने लगा था। वह भी देख रही थी कि अनुराग जब तक यहां रहता खुश रहता है, पर घर जाकर फिर से उदासी उसे घेर लेती। उसकी मेहनत और फुर्ती की वह कायल हो गई थी। आलस उसे छू तक नहीं गया था। पशुओं के लिए चारा लाना, उसे काटना, सही समय पर उन्हें देना, पानी देना, उनकी साफ सफाई और फिर दूध निकालना, यह सभी काम अनुराग ही करता। एक दिन वह दूध निकाल रहा था तो राजकुमारी भी उसके पास आकर बैठ गई और ध्यान से उसे देखने लगी। अनुराग ने पूछा, क्या आपको भी सीखना है? राजकुमारी ने हामी में गर्दन हिला दी और अनुराग ने कहा, बाबा इन्हें भी दूध धोना सिखा दो। बूढ़ा नौकर ने हंसते हुए कहा, यह मुझसे नहीं, तुमसे सीखना चाहती है बेटा। राजकुमारी अनुराग के और करीब आ गई और बोली, चलिए बताइए भी कैसे करते हैं। अनुराग ने राजकुमारी के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और धीरे धीरे उसे दूध धोना सिखलाने लगा। राजकुमारी किसी छोटी बच्ची की तरह रोमांचित हो रही थी। उसे ख्याल ही नहीं था कि वह अनुराग के कितने करीब आ गई है। अनुराग की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। उसे इस राजकुमारी का अपने इतना करीब आना अच्छा लग रहा था। पहली बार वह उसके इतने करीब था। ना जाते हुए भी उसका मन राजकुमारी की तरफ झुकता चला जा रहा था। उसके जीवन में यह प्रेम का पहला अनुभव था। यह जानते हुए भी कि इसमें उसे केवल दर्द ही मिलने वाला है, वह खुद को नहीं रोक पा रहा था। इसी बीच बूढ़ा नौकर गाय के बछड़े को वहां ले आया। अनुराग ने दूध की धार गाय के बछड़े के मुंह पर मारी तो राजकुमारी भी बोली, मुझे भी ऐसे ही पीना है। अनुराग ने उसके मुंह में भी दूध की धार मारी
तो वह किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई और बोली, यह तो बहुत ही मजेदार है। दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे। जल्दी ही अनुराग ठीक हो गया। अब यह रोज का नियम हो गया। राजकुमारी अनुराग के साथ ही पशुओं के बाड़े में आने लगी और उसकी सहायता करने लगी। उन दोनों के बीच बातें भी होने लगी थीं। एक दिन वह चारा लेकर आ रही थी तो गोबर में उसका पैर फिसल गया। अनुराग ने बड़ी फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वह अनुराग की बाहों में थी। दोनों की धड़कनें बहुत तेज थीं। एक बार फिर उसकी आंखें मिली। इस बार राजकुमारी ने बेरुखी से नहीं, शर्म से अपनी नजर झुका ली। उसके गुलाबी गाल शर्म से लाल हो गए। कुछ समय से जमींदार साहब पत्नी के साथ घर से बाहर हैं और इधर अनुराग और राजकुमारी के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा है। आज जब राजकुमारी घर लौटी तो बहुत चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अनुराग से कैसी शर्म महसूस हुई। क्या उसे धीरे धीरे अनुराग अच्छा लगने लगा है? कहीं उसे अनुराग से प्यार तो नहीं हो रहा है? पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं नहीं, मैं भी क्या बेमतलब की बातें सोच रही हूं। मैं तो सिर्फ रंजीत से प्यार करती हूं। यह कोई प्यार व्यापार नहीं, सिर्फ हमदर्दी है। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसके मन में अनुराग के लिए सिर्फ हमदर्दी पैदा हुई थी। फिर अनुराग से कैसे? उसने इस बात को सिरे से नकार दिया। यह कुछ दिन उसके लिए बहुत अच्छे रहे। इन दिनों में उसने बहुत कुछ सीखा। अगले दिन जब वह बूढ़े नौकर से मिलने गई तो बोली, बाबा, शायद अब मैं तुमसे फिर मिलना ना आ सकूं। कल शाम तक मेरे साथ सास ससुर वापस आ जाएंगे। बूढ़ा नौकर बोला, बिटिया, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो, पर यही है सच्चाई। मुझे लगता है इस बार तुम्हारे सास ससुर अकेले नहीं लौटने वाले। उनके साथ रंजीत भी होगा। पहले तो यह सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर वह बोली, आप यह बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं इन लोगों की नस नस से वाकिफ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं रंजीत कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि कुछ दिनों के लिए छुप गया था। यह सब इनकी मिली भगत है। राजकुमारी पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। क्या रंजीत भी इनके जैसा ही है? क्या वह जानबूझकर कहीं छुप गया था? पर क्यों? इसका मतलब वह भी अपने माता पिता की तरह धोखेबाज है और उसका वह प्यार सब कुछ सिर्फ झूठ था। इसका मतलब उसने मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। प्यार के नाम पर उसके साथ कितना बड़ा छल हुआ है। जिस प्यार के कारण वह आज इन परिस्थितियों में है और जिस प्यार के लिए उसने अपनी शादी तक ठुकरा दिया, क्या वह धोखेबाज हो सकता है? उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था। सास ससुर चाहे कैसे भी हो, रंजीत धोखेबाज नहीं हो सकता। बूढ़ा बोला, बिटिया, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह सच है, रंजीत बाबू कहीं नहीं गया। वह बस कहीं छुप गया था। मैं तो यह भी जानता हूं कि इस समय वह कहां है। राजकुमारी बोली, बताइए, मुझे कहां है रंजीत? बूढ़ा बोला, इस समय वह अपने पैतृक गांव में है, वहीं जहां तुम्हारे साथ ससुर भंडारा करने गए हुए हैं। यह लोग यहां के नहीं हैं, इसीलिए तो उनके कुल देवता भी यहां इस गांव में नहीं है। राजकुमारी बोली, पर यह सब किस लिए? नौकर ने बताया, पूरा गांव उनकी असलियत जानता है और अनुराग के साथ है। जब गांव वालों को पता चला कि यह अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं और अनुराग की शादी के लिए उन्होंने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया, तो गांव के कुछ लोग इनके घर आए और कह गए कि रंजीत से पहले अनुराग की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि अनुराग उससे बड़ा है। अगर आप लोगों को उसके लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है तो हम खुद उसकी शादी करवा देंगे। अनुराग के परिवार का शुरू से गांव में बहुत सम्मान होता आया है। इस परिवार की हर पीढ़ी दान पुण्य करने वाली और जन कल्याण करने वाली रही है। अनुराग के माता पिता और दादी बहुत ही अच्छे इंसान थे। गांव वालों के मन में उनके लिए आज तक इज्जत और प्यार है। अनुराग की हालत वे अच्छी तरह से जानते हैं, पर जब तक खुद अनुराग अपने लिए आवाज नहीं उठाएगा तब तक कोई दूसरा क्या कर सकता है। अगर अनुराग एक आवाज लगा दे तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा है और इन लोगों को बोरिया बिस्तर समेटकर भागने में पल भर का समय ना लगे। पर पता नहीं वह तो किस मिट्टी का बना है।
सब कुछ जानते सुनते हुए भी चुप रहता है, लोगों में अपने लिए बढ़ता है, संतोष देखकर ही उन्होंने यह चाल चली है। इन्हें डर है कि कहीं गांव वाले विद्रोह ना कर दें। नहीं तो तुम खुद ही बताओ, जिन माता पिता का जवान बेटा गायब हो, क्या वह चैन से बैठ सकते हैं? मां के मुंह से तो एक निवाला भी ना जाए और तुम्हारी सासियां पकवान बना बनाकर खा रही हैं। राजकुमारी यह बात सुनकर सोच में पड़ गई। राजकुमारी बोली, इन्हें इतना सब करने की क्या जरूरत थी? यह अनुराग की शादी किसी अनपढ़ लड़की से भी तो करवा सकते थे, उससे तो इन्हें कोई खतरा भी नहीं होता। फिर भी इन्होंने अनुराग के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की ही क्यों चुनी? बूढ़ा बोला, तुम्हें क्या लगता है इन्होंने अनुराग की शादी उसका घर बसाने के लिए की है? नहीं, अब जल्दी ही तुम्हारा और अनुराग का तलाक होने वाला है। उसके बाद तुम्हारी शादी रंजीत से कर दी जाएगी। इस तरह से गांव वालों का मुंह बंद हो जाएगा और अनुराग के मन से शादी की इच्छा खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी सास यही तो चाहती थी कि तुम अपने पति से नफरत करो, उसे प्रताड़ित करो। तुम्हारे इस व्यवहार से अनुराग बहुत दुखी है। जब अनुराग खुद आगे बढ़कर शादी से इनकार कर देगा तो फिर सारी बात ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अनुराग यह बात नहीं समझता, वह सब कुछ जानता है, पर बचपन से ही उसने इतने धोखे खाए हैं कि अब वह किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। अब वह बस अकेला रहना चाहता है। तुम यह शादी चाहे मानो या ना मानो, पर वह तुम्हें अपनी पत्नी मानता है और तुम्हें प्यार भी करने लगा है। तुम्हारे जाने के बाद वह किसी दूसरी औरत को अपने जीवन में स्थान नहीं देगा, पर वह तुम्हें यह बात कभी नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। वह जानता है तुम रंजीत से प्यार करती हो और तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए, ऐसा उसका मानना है। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया ताकि जब तुम्हारी शादी रंजीत से हो जाए तो तुम उसके साथ वही सब ना करो जो तुम्हारी सास करती आई है। उनका किया तो वह बर्दाश्त कर गया, पर तुम्हारी नफरत वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम ही सोचो, तुम्हें रंजीत बाबू से प्यार है और इस समय तुमसे दूर है तो तुम्हारी क्या हालत है। और तुम तो हर समय अनुराग की आंखों के सामने रहोगी। सोचो उसकी क्या हालत होगी जब वह अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखेगा। राजकुमारी बोली, जब अनुराग जानता है कि यह शादी सिर्फ एक नाटक थी, फिर उसे इसे मानने की क्या जरूरत है? इस तरह वह खुद ब खुद अपने दिल पर बोझ उठा रहा है। इसमें मैं क्या कर सकती हूं? बूढ़ा बोला, हां बिटिया, तुम कुछ नहीं कर सकती, पर मेरा अनुराग ऐसा ही है। मां, बहन और दादी के बाद उसके जीवन में आने वाली तुम चौथी औरत हो। वह तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला। काश तुम उसे समझ पाती, पर दुख की बात तो यह है कि तुम भी उसके दिल पर एक घाव देकर चली जाओगी। पता नहीं मेरे अनुराग का भाग्य ही ऐसा क्यों है, जो आता है उसे दुख देने आता है। कभी कोई ऐसा आया ही नहीं जो उसे समझ सके और अपने प्यार से उसके दुख को कम कर सके। राजकुमारी बोली, बाबा, अनुराग ऐसा क्यों है? अब तो वह बड़ा हो गया है, गांव वाले उसके साथ हैं, फिर वह इन लोगों से इतना डरता क्यों है? क्यों वह इतना कमजोर है? बूढ़ा बोला, बेटी, जब हर जगह से आपको धोखा और तकलीफ मिले तो इंसान अंदर से टूट जाता है। मेरे अनुराग के साथ भी यही हुआ है। वह अंदर से टूट चुका है। वह मान चुका है कि उसके भाग्य में अच्छे दिन ही नहीं हैं। राजकुमारी बोली, यह तो बहुत गलत बात है। उसे इस तरह से निराशावादी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ जो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी? वह अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी कर सकता है और खुश रह सकता है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, अगर वह लड़की भी इन लोगों जैसी लालची निकली तो? राजकुमारी सोचने लगी, अनुराग की सोच भी सही है। केवल देखकर ही आप किसी के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पर फिर भी मुझे लग रहा है कि गलती अनुराग की भी है। वह चुपचाप सारे अन्याय क्यों सहता जा रहा है? उसे अनुराग के लिए आवाज उठानी चाहिए। हो सकता है जिस लड़की से उसकी शादी हो वह उसके जीवन में खुशियां भर दे। उसे इस तरह से हार मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। माना दुनिया में बुरे लोग हैं, पर अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। राजकुमारी ने फैसला किया, वह अनुराग को अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेगी।
मुझे लगता है कि अनुराग के साथ जो हो रहा है उसमें गलती सिर्फ उसके साथ ससुर की नहीं है। अनुराग भी गलत है। उसे अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसके चुप रहने के कारण ही तो इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। अपने भविष्य के बारे में तो उसे नहीं पता, पर अनुराग को वह जरूर समझाएगी। उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है। इस तरह से डरकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेना बहुत गलत है। बूढ़े नौकर ने राजकुमारी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहू रानी, मैं तुमसे अनुराग की खुशियां मांगता हूं। उसे छोड़कर मत जाओ। तुमसे अच्छी पत्नी उसे मिल ही नहीं सकती। यकीन करो, अनुराग सच में बहुत अच्छा है और तुमसे बहुत प्यार करता है। एक बार उसके करीब जाकर तो देखो सही। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। आज वह बहुत बेचैन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। बूढ़ा नौकर अनुराग से बहुत प्यार करता है। हो सकता है इसीलिए वह जानबूझकर उसे रंजीत के खिलाफ भड़का रहा हो। पर जल्दी ही उसका भ्रम टूट गया जब जमींदार साहब और सुलोचना देवी रंजीत के साथ लौटे। रंजीत को देखकर उसकी आंखें बरस पड़ी। उसे समझ नहीं आया यह खुशी के आंसू हैं या गम के। उसे रंजीत के लौटने की खुशी मनानी चाहिए या अपने साथ हुए धोखे का गम। जिस इंसान ने शादी से पहले ही उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया, क्या वह फिर से भरोसे के लायक है? इस बात की कौन गारंटी देगा कि आगे भी फिर कभी अपने मतलब के लिए रंजीत उसे धोखा नहीं देगा? सुलोचना देवी ने आगे बढ़कर उसके आंसू पूछे और बोली, बिटिया, ये रोने का नहीं, खुशियां मनाने का समय है। देख, तेरा रंजीत लौट आया है। मैंने अपना वादा निभाया और जल्दी ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अब कोई तुम्हारी खुशियों के बीच में नहीं आ सकता। राजकुमारी ने खुद को नियंत्रित किया और बोली, मां, यह आपको कहां मिले? सुलोचना देवी बोली, बिटिया, यह बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। अभी तो हम बहुत थक गए हैं और रंजीत को भी आराम करने की सख्त जरूरत है। रंजीत राजकुमारी के करीब आया और बोला, राजकुमारी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पर अब मैं लौट आया हूं और वादा करता हूं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। उसने राजकुमारी को छूना चाहा, पर वह पीछे हट गई और बोली, रंजीत, इस समय मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूं, तुम्हारी प्रेमिका नहीं। उनके पीछे खड़ा अनुराग यह सुन रहा था। एक बार फिर से अनुराग और राजकुमारी की नजरें मिली, पर इस बार अनुराग ने उससे नजरें फिरा ली। रंजीत बोला, जल्दी ही तुम्हें इस बंधन से आजादी मिल जाएगी। यह गवार तुम्हारा पति कहलाने लायक नहीं है। राजकुमारी बोली, मुझे यकीन है रंजीत, अब जब तुम वापस आ गए हो तो सब कुछ सही होगा। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना कहकर वह अपने कमरे में आ गई। वह सोचने लगी, किस मिट्टी के बने हैं यह लोग? इतना झूठ, धोखा। अब उसे निर्णय लेना था कि वह इस घर में रहना चाहती भी है या नहीं। इतना तो पक्का था कि वह रंजीत से शादी नहीं करेगी, पर क्या वह अनुराग से तलाक चाहती है? इस सवाल का जवाब तो वह खुद भी नहीं जानती। सारी रात राजकुमारी इस बारे में सोचती रही कि अनुराग ने उससे शादी करके क्या गलत किया। उसने तो उसकी और उसके माता पिता की इज्जत ही बचाई है। इस शादी में उसकी अपनी तो सहमति थी, वह चाहे माने या न माने, पर समाज की नजरों में आज वह अनुराग की पत्नी है और यह उसकी पहचान है। क्या केवल इसीलिए कि अनुराग पढ़ा लिखा नहीं है वह उसे छोड़ देगी? क्या उसका अनपढ़ होना इतना बड़ा अवगुण है, या फिर राजकुमारी को खुद के पढ़े लिखे होने पर घमंड है, जिस कारण मैं अनुराग को स्वीकार नहीं कर पा रही? क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो सही गलत की शिक्षा भी ना दे सके? वह आईने के सामने आकर डर गई और खुद से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम अनुराग के लायक हो? मन में कोई और शादी किसी और से? क्या कोई भी लड़का ऐसी पत्नी चाहेगा? उसकी नजर अपने गले में पड़े लॉकेट पर गई। आज पहली बार उसने लॉकेट उतारकर गले में मंगलसूत्र पहना और खुद को देखा तो लगा जैसे आज वह पूरी हो चुकी है। क्या वह अपने पति को किसी और के साथ बांट सकती है? क्या होगा अगर अनुराग की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ जाए? इस कल्पना से ही राजकुमारी सिहर उठी
और अनुराग बेचारा, वह तो इस सच्चे के साथ जी रहा है। सब कुछ जानते हुए भी वह मुझसे प्यार करता है। अब जब वह रंजीत की सच्चाई जान चुकी है तो क्या उसे अनुराग को छोड़कर जाना चाहिए? गलती तो रंजीत ने की है, फिर सजा अनुराग को क्यों? अगर रंजीत अब उनके बीच में नहीं तो उनके बीच अब यह दूरी क्यों है? इस शादी का भविष्य उसके फैसले पर निर्भर करता है और अब फैसले का वक्त आ चुका है। अगले सुबह सुलोचना देवी बहुत खुश थीं। उन्होंने राजकुमारी को बुलाया। राजकुमारी, बिटिया जल्दी से आओ, देखो वकील साहब आए हैं। राजकुमारी ने पूछा, वकील पर किस लिए? वह बोली, जब तक तुम्हारा और अनुराग का तलाक भी तो करवाना है, उसके बाद ही तो तुम्हारी शादी रंजीत से हो पाएगी। अब मैं तुम दोनों को एक दूसरे से और अधिक दूर रहने की सजा नहीं दे सकती। मेरे बच्चों ने बहुत दुख देखा है, अब उन्हें उनकी खुशियां मिलनी चाहिए। राजकुमारी ने देखा वकील साहब बैठे हुए हैं। अनुराग को अंगूठा लगाने के लिए बुलवाया गया। राजकुमारी उसे ही देख रही थी, पर अनुराग ने राजकुमारी की तरफ देखा तक नहीं और चुपचाप अंगूठा लगाकर घर से चला गया। राजकुमारी उसे जाते हुए देखती रही। उसने सोचा, जब अनुराग ही इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहता तो फिर वह अकेली क्या कर सकती है? उसने भी कागजात पर साइन कर दी। आज वह दोपहर में खाना खाने भी नहीं आया। राजकुमारी को पता था कि वह कहां है, पर वह उसके पास नहीं जा सकती थी। रात को भी अनुराग उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने नौकरानी से पूछा, आज अनुराग कहीं नजर नहीं आ रहा है। दिन में भी खाना खाने के लिए नहीं आया था और अब इतनी रात हो चुकी है, अभी तक नहीं लौटे हैं। सब ठीक तो है? नौकरानी बोली, बहू रानी, कुछ भी ठीक नहीं है। वह हुआ जिसका डर था। लालू ने न जाने मालकिन के आगे क्या कुछ बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई हैं, जिसके कारण आज रंजीत भैया और कुछ लोगों ने मिलकर अनुराग भैया को बहुत मारा। उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई है और इस समय वह पशुओं के बाड़े में है। बेहोशी में भी वह आपको पुकार रहा है। क्या? और तुम यह सब मुझे अब बता रही हो? राजकुमारी उसी समय वहां पहुंच गई। जब उसने वहां जाकर अनुराग की हालत देखी तो रोते हुए उसके सीने से लग गई। उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। राजकुमारी ने रोते हुए पूछा, अनुराग, यह सब क्यों? अनुराग मुस्कुराया और बोला, यह आपके करीब आने की सजा है। क्या यह सुनकर राजकुमारी गुस्से से लाल हो गई और बोली, वह कौन होता है हमारे बीच आने वाला? हम पति पत्नी हैं। और उसने एक जोरदार तमाचा अनुराग के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाक के कागजात पर अंगूठा लगाने की? क्या ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूं? तुम खुद को समझते क्या हो? जब मन हुआ मुझसे शादी कर ली और अब जब मन किया तलाक दे रहे हो। मैं कोई खिलौना नहीं जो जब चाहे कोई भी आकर मुझसे खेल ले। अनुराग बोला, तुम क्या चाहती हो राजकुमारी? राजकुमारी बोली, तुम अब भी नहीं समझे अनुराग, मैं तुम्हें चाहती हूं। यह सुनकर अनुराग उसे अपनी बांह में जकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी बांह का घेरा मजबूत होता जाता है। बूढ़ा नौकर यह दृश्य देखकर मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। अब यहां उसकी कोई जरूरत नहीं। दोनों एक दूसरे से गले लगकर रो रहे थे। अनुराग बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं भी जी नहीं सकूंगा। मैं नहीं जानता कि कब मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा, पर तुम मेरी जिंदगी हो। शिकायत करते हुए राजकुमारी बोली, जिंदगी हूं तभी तो मुझे छोड़ रहे हो। अनुराग बोला, राजकुमारी, मैं जानता हूं तुम रंजीत से प्यार करती हो और यह शादी तुम पर थोपी गई है। इसीलिए मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करना चाहता हूं ताकि तुम अपनी जिंदगी जी सको। तुम खुद को बहुत महान समझते हो, अपने प्यार का बलिदान करने चले थे। अरे, जिसके लिए तुम यह त्याग करने जा रहे थे, कम से कम एक बार उससे तो पूछ लो कि आखिर वह क्या चाहती है। अनुराग बोला, नहीं राजकुमारी, हमारी जोड़ी बेमेल है, मैं तुम्हारे लायक नहीं। राजकुमारी बोली, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? यह तो मैं ही बता सकती हूं कि तुम मेरे लायक भी हो या नहीं। तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली।
समझे? तुम अब बस बहुत हुई। तुम्हारी यह कायरत, अब तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। अनुराग बोला, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं। राजकुमारी बोली, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इतना कहकर राजकुमारी अनुराग को चुंबन करती है और रोते हुए कहती है, अगर फिर कभी मुझसे दूर जाने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुराग बोला, अब अगर तुम जाना भी चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। राजकुमारी बोली, यह हक पहले क्यों नहीं जताया? अनुराग बोला, डरता था कहीं तुम मेरा प्यार ठुकरा ना दो। राजकुमारी शर्माते हुए बोली, आज मैं तुम्हारे प्यार के रंग में रंग जाना चाहती हूं। अनुराग, आज मुझे अपने प्यार में इस कदर रंग डालो कि हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में समा गए। यह सुखद मिलन के क्षण थे। आज राजकुमारी और अनुराग एक दूसरे के हो गए। उनकी शादी पूरी हुई। आज सही मायने में राजकुमारी अनुराग की अर्धांगिनी बन गई। आखिरकार राजकुमारी और अनुराग के जीवन में मिलन के सुखद क्षण आ ही गए। इस मिलन के बाद दोनों के शरीर के साथ साथ आत्माएं भी एक हो गईं और अपने प्यार और शादी को बचाने के लिए अब दोनों तत्पर थे। अगली सुबह बूढ़े बाबा ने उन दोनों को जल्दी जगा दिया और ता से बोले, बहू रानी, अब जल्दी से घर लौट जाओ। अगर किसी को पता चला कि तुम सारी रात बाहर थी तो अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी बोली, आप ठीक कह रहे हैं बाबा। उसने अनुराग की तरफ देखकर कहा, इनका ध्यान रखिएगा। फिर अनुराग से बोली, इन लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है। अब इन्हें इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं। इन लोगों को दूसरों को धोखा देने का बहुत शौक है। हमें इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। और फिर उसने अपनी योजना उन दोनों को बताई तो वह भी उसकी बात पर सहमत हो गए। राजकुमारी चुपचाप घर पहुंच गई। नौकरानी ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया और किसी को कुछ पता नहीं चला कि वह सारी रात घर से बाहर थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो रंजीत उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसे पुकार रहा था। उसने दरवाजा खोला। रंजीत बोला, राजकुमारी, आज तो तुम बहुत देर तक सोई हो। नाश्ते का समय हो चुका है। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से नीचे आ जाओ। जब वह नीचे पहुंची तो सुलोचना देवी मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आज तुमने अपनी नींद पूरी की है। समझती हूं, जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हें पल भर का भी चैन नसीब नहीं हुआ। ना तुम ठीक से खाती थी, ना ही ठीक से सो पाती थी। बस दिन रात रंजीत की याद में आंसू बहाती रहती थी। अब मुझसे तुम दोनों का यह दुख और बर्दाश्त नहीं होता। तलाक की कार्रवाई होती रहेगी। मैं आज ही पंडित जी से बात करके तुम दोनों की शादी करवा देती हूं। राजकुमारी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। अभी वह नाश्ता कर ही रही थी कि घर में पुलिस आ गई। रंजीत पुलिस को देखकर हैरान था और बोला, यह पुलिस किसने बुलाई? राजकुमारी ने कहा, इन्हें मैंने बुलाया है। रंजीत बोला, तुमने पर क्यों? राजकुमारी बोली, शायद आप लोगों को ध्यान ही नहीं है कि अनुराग कल से गायब है। मैं नहीं चाहती जो रंजीत के साथ हुआ वही अनुराग के साथ भी हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा तलाक कैसे होगा। इसीलिए मैंने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा दी है। यह लोग यहां पूछताछ के लिए आए हैं। सुलोचना देवी बोली, इतना सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। राजकुमारी बोली, मां जी, आप लोग थके हारे आए हैं, सोचा क्यों बेवजह आपको परेशान किया। और फिर वह इंस्पेक्टर साहब के पास जाकर बोली, आइए, मैंने ही आपको बुलाया है। मेरे पति अनुराग कल से गायब हैं। सुलोचना देवी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहू को कुछ गलत फहमी हो गई है। मेरा बेटा कहीं नहीं गया, घर पर ही है। इंस्पेक्टर बोली, ठीक है, तो फिर उन्हें बुलाइए। सुलोचना देवी बोली, इस समय में पशुओं के बाड़े में होगा। इंस्पेक्टर साहब बोले, ठीक है, तो फिर उन्हें वहीं से बुलाकर मिल लेते हैं। रंजीत बोला, इंस्पेक्टर साहब, जब हम कह रहे हैं भैया ठीक है, तो फिर आप उनसे मिलकर क्या करेंगे? उसकी बात सुनकर जमींदार साहब को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अनुराग की पिटाई के बारे में रंजीत ने माता पिता को कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अनुराग की यह हालत देखकर पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं।
इंस्पेक्टर साहब बोले, देखो मिस्टर, तुम जो भी हो, हमें हमारा काम बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई में अड़चन डालने के लिए तुम्हें धर लेंगे। जमींदार सब बात संभालते हुए बोले, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप तो बुरा मान गए, यह तो बच्चा है, इसे जाने दीजिए। चलिए आप हमारे साथ चलिए, आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। यह सब तो घर का मामला है, आप क्यों चिंता करते हैं, हम सब सुलझा लेंगे। राजकुमारी बोली, नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह कोई घर का मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले मेरा देवर अचानक अपनी ही शादी से गायब हो गया था और अब मेरे पति गायब हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है जरूर कोई दुश्मन है जो छुपकर हमारे परिवार से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। आपको कार्रवाई करनी ही होगी, हर हाल में मेरे पति को ढूंढ कर लाना होगा। इंस्पेक्टर साहब बोले, घबराइए मत मैडम, हम आपके पति को ढूंढ लेंगे। जमींदार साहब, रही आपकी बात, चाय नाश्ता बाद में होता रहेगा, पहले हम वही करें जो करने आए हैं। पुलिस पशुओं के बाड़े में पहुंची तो वहां अनुराग घायल हालत में मिला। इंस्पेक्टर ने अनुराग से पूछा, आपकी यह हालत किसने की? जमींदार साहब और सुलोचना देवी डर गए। उन्हें यह सब समझ आ गया कि यह सब किसने किया होगा। रंजीत तो पहले ही गायब हो चुका था। उन दोनों ने रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। सुलोचना देवी बोली, कौन है जिसने मेरे बच्चे के साथ यह सब किया? इंस्पेक्टर साहब, उसे छोड़ना नहीं, उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। इस तरह नाटक करते हुए वह अनुराग के गले जाकर लग गई और धीरे से उसके कान में कहा, खबरदार, जो रंजीत का नाम भी लिया, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। राजकुमारी भी सब समझ गई। उसने अनुराग से कहा, आपको किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब जो भी पूछ रहे हैं उसका सही जवाब दीजिए। अनुराग कभी राजकुमारी तो कभी चाचा चाची की तरफ देख रहा था। राजकुमारी अनुराग की दुविधा समझ रही थी। यह सब उसके स्वभाव के विपरीत था। वह कमजोर नहीं है, पर उसका कोमल हृदय, उसके इस सीधेपन और अच्छाई का ही तो यह लोग फायदा उठाते आ रहे हैं। पर अब बस बहुत हुआ। राजकुमारी बोली, क्या सोच रहे हैं आप? बिना किसी डर और झिझक के उन लोगों का नाम बताइए जिन्होंने आपके साथ यह हरकत की है। उसने पास जाकर अनुराग का हाथ मजबूती के साथ अपने हाथ में ले लिया। जमींदार साहब और सुलोचना देवी यह देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजकुमारी ने दृढ़ता के साथ अनुराग से कहा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? इस बार उसकी आंखों में आंसू थे और यह कोई नाटक नहीं था। उसका हृदय सचमुच रो रहा था, क्योंकि अगर कल अनुराग को कुछ हो गया होता तो शायद वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। उसके कारण ही तो यह सब हुआ। इंस्पेक्टर साहब ने भी आगे बढ़कर अनुराग को आश्वासन दिया, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। अभी तक चुप बैठा अनुराग राजकुमारी और इंस्पेक्टर साहब के आश्वासन देने पर बताना शुरू करता है। अनुराग बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरे छोटे भाई रंजीत की मेरी पत्नी पर बुरी नजर है। कल जब मैं यहां आया तो वह अपने कुछ साथियों के साथ मेरे पीछे पीछे वहां आ गया और जबरदस्ती मुझसे तलाक के कागज पर अंगूठा लगवाकर मेरे साथ मारपीट की। साथ ही मुझे जान से मारने की धमकी भी देकर गया। सुलोचना देवी के तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या यह वह अनुराग है? इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? इंस्पेक्टर साहब ने राजकुमारी से पूछा, क्या आपके पति जो कह रहे हैं वह सही है? राजकुमारी बोली, हां इंस्पेक्टर साहब, इनका कहना बिल्कुल सही है। पहले मेरी शादी मेरे देवर से तय हुई थी, पर जब उस समय वह शादी छोड़कर भाग गया और अब वापस आने के बाद वह हम पर तलाक लेने का दबाव बना रहा है। कल उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। परिवार की मर्यादा के नाम पर मेरे सास ससुर ने मेरा मुंह बंद करवा दिया और किसी से कुछ बताने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी। यह सुनकर सुलोचना देवी बिफर पड़ी और बोली, इंस्पेक्टर साहब, इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब बोले, माताजी, आप शांत रहिए। सच क्या है इसका पता हम लगा ही लेंगे। सुलोचना देवी सीधा राजकुमारी की तरफ बढ़ी और बोली,
तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वह तो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करती हो। इस अनपढ़ ने तुम्हें ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब ने रंजीत को कहीं से भी ढूंढ निकालने का वायदा किया और चले गए। सुलोचना देवी ने राजकुमारी से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे बेटे के साथ? तभी उनकी नजर पीछे खड़े बूढ़े नौकर पर पड़ी जो खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे उन्हें समझने में देर न लगी कि राजकुमारी को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। उन्होंने राजकुमारी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो बेटी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम यह सब कर रही हो? इस बूढ़े की बातों पर यकीन मत करो, यह झूठा है। इसने तुम्हें जो कुछ भी कहा है वह सब झूठ है। राजकुमारी बोली, तो क्या आपकी बात पर यकीन करूं जो सर से पांव तक सिर्फ धोखा ही धोखा है? आप लोगों ने अपने मतलब के लिए मेरी जिंदगी खराब की और अनुराग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहे। आज जब अपने बेटे पर बात आ गई तो आपको बहुत दर्द हो रहा है। क्या अनुराग किसी का बेटा नहीं था? जो आप लोगों ने उसके साथ किया उसके लिए आपको कोई माफी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सिर्फ सजा। सुलोचना देवी बोली, मानती हूं हमने जो किया वह गलत था, पर अब हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। हमें माफ कर दो। गलती तो हमने की है, फिर उसकी सजा रंजीत को क्यों? तुम जो कहोगी वह हम करने को तैयार है। अनुराग का सब कुछ उसे लौटाने को तैयार है, बस यह शिकायत वापस ले लो। तभी जमींदार साहब बोले, इनके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी उनकी अकड़ बाकी है। रंजीत को तो हम इस झंझट से बाहर निकाल ही लेंगे लड़की, पर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा सोच लेना। यह दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे टक्कर ले रही हो। गलती हमारी ही है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया। इसके भरोसे पर तुम इतना उछल रही हो। जानती भी हो उसकी औकात क्या है? राजकुमारी बोली, हां मैं जानती हूं किसकी क्या औकात है, और जल्दी ही आपको भी पता चल जाएगा। वे दोनों वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए चले गए। बूढ़े बाबा ने कहा, बिटिया अब क्या होगा? ये लोग रंजीत को छुड़ाने में पूरी जान लगा देंगे। राजकुमारी बोली, बाबा घबराइए मत, ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें पर अब रंजीत को नहीं छुड़ा पाएंगे। सजा तो उसे होकर रहेगी, बस हमें कमजोर नहीं पड़ना है। उसने अनुराग की तरफ देखकर कहा, शुरुआत इन्होंने की थी पर अंत हम करेंगे। जो कुछ भी हो चिंतित दिखाई दे रहे थे। राजकुमारी आगे बोली, अब आगे गांव के सरपंच से मिलना चाहिए और पंचायत बुलानी चाहिए, ताकि इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए और गांव में कोई भी इनका साथ न दे। अनुराग बोला, यह सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। अब तुम्हारा घर लौटना सही नहीं होगा। बूढ़े बाबा बोले, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे घर चलो। सीता बूढ़े बाबा के घर चली गई और अनुराग सरपंच से मिलने। अब वह भी अपने हक के लिए लड़ने को पूरी तरह तैयार था। उधर रात को रंजीत मां के पास फोन करता है और पूछता है, आज क्या हुआ? तब सुलोचना देवी उसे सब कुछ बता देती है और कहती है, यह राजकुमारी तो बहुत धोखेबाज निकली। इसी के कारण अनुराग में इतनी हिम्मत आई है, नहीं तो उसकी क्या मजाल जो वे हमारे खिलाफ बोल सके। ऊपर से राजकुमारी जैसी पढ़ी लिखी लड़की वह सब कुछ समझ गई। रंजीत ने पूछा, अब आप लोग क्या करेंगे? सुलोचना देवी बोली, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ने तुम्हें फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है, पर तुम्हारे पिताजी को यह जानते नहीं है कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हें मुसीबत से निकालने की। तब तक तुम जहां भी हो वहीं छुपे रहो और थोड़ा सावधान रहना। यह लड़की बहुत चालाक है, हमें अनुराग से डरने की जरूरत नहीं है। असली परेशानी तो राजकुमारी है। जब यहां सब कुछ ठीक हो जाएगा हम तुम्हें बुला लेंगे, तब तक मुझे फोन भी मत करना। रंजीत बोला, जैसा आप लोग ठीक समझें, और उसने फोन रख दिया। इधर जमींदार साहब पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस मामले को रफा दफा करवाने की, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ने वाली हैं। अब मामला पंचायत में पहुंच चुका था और गांव वाले तो पहले ही उनके खिलाफ थे।
उन्हें तो एक अवसर की तलाश थी। पूरा गांव अनुराग के साथ खड़ा था। पुलिस को तो वह किसी तरह संभाल लेंगे, पर पंचायत, यह सच में ज्यादा बड़ी मुश्किल थी। पंचायत हुई, दोनों पक्षों को सुना गया। यहां सबसे महत्वपूर्ण थी राजकुमारी की गवाही। उसने कहा कि वह अपने पति के साथ खुश है, पर उसके ससुराल वाले जबरदस्ती उसका तलाक करवाना चाह रहे हैं। वे उसकी शादी रंजीत से करवाना चाहते हैं। उन दोनों के नाम से तलाक की अर्जी भी दाखिल की जा चुकी है। वह बोली, हम यहां इस पंचायत में न्याय की आस लेकर आए हैं। आप सब जानते हैं कि रंजीत किस तरह शादी छोड़कर भाग गया था, और उस समय अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए जमींदार साहब ने अनुराग से मेरी शादी कराने का प्रस्ताव किया। आप सभी पड़ोसियों के आशीर्वाद से यह शादी उस समय संपन्न हुई थी। मैं चाहती हूं कि आज भी आप सही फैसला करें। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती। फिर ये क्यों हमारी शादी तोड़ने पर तुले हैं? इनके लिए मैं अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। उसी की इच्छा पूरी करने के लिए सब हो रहा है। जो मुझे उस समय छोड़कर भाग गया, आज मुझे किसी भी तरह से हासिल कर लेना चाहता है। जब अनुराग ने इनकी बातों का विरोध किया तो रंजीत ने उसके साथ जो किया वह तो आपके सामने ही है। मेरी और मेरे पति की जान खतरे में है। या तो आप हमारे साथ न्याय कीजिए, नहीं तो मैं मर जाना पसंद करूंगी, पर अपनी शादी किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगी। बूढ़े नौकर और कुछ अन्य लोगों ने भी गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से रंजीत को अनुराग के साथ मारपीट करते देखा है। अगर वे बीच बचाव के लिए नहीं आते तो शायद वह अनुराग को जान से ही मार देता। जमींदार साहब और सुलोचना देवी ने बहुत कोशिश की यह साबित करने की कि रंजीत शादी छोड़कर नहीं भागा था, उसके गायब होने के पीछे अनुराग का हाथ था। पर वह कुछ साबित नहीं कर सके क्योंकि राजकुमारी उनके साथ नहीं थी। सच्चाई वह बात बता नहीं सकते थे और झूठ चला नहीं। पंचायत ने अपना फैसला सुनाया। जब लड़का लड़की एक दूसरे के साथ खुश है तो फिर जबरदस्ती उनका तलाक करवाने का क्या मतलब बनता है? इस पूरे घटनाक्रम में केवल और केवल जमींदार साहब के परिवार की गलती है। इसीलिए पंचायत ने उन्हें जल्दी से जल्दी यह गांव छोड़ने का हुक्म सुनाया। वैसे भी वे यहां अनुराग के संरक्षण के रूप में आए थे। अब अनुराग बड़ा हो चुका है और अपने फैसले लेने में सक्षम है। अनुराग पर इन लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए हैं, इसका साक्षी पूरा गांव है। इसलिए अच्छा होगा कि अब यह लोग यहां से चले जाएं। और रही बात रंजीत की, तो उसे सजा पुलिस देगी। यह फैसला सुनकर सुलोचना देवी रोने चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा, मैं इस फैसले को नहीं मानती। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। पर यहां किसी को भी उनकी बात पर विश्वास नहीं था। रोते हुए वे अनुराग के पास पहुंची और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। बेटा, तुम तो सारी सच्चाई जानते हो। रंजीत को फंसाया जा रहा है। वह तुम्हारा छोटा भाई है। उसकी गलतियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूं। उसे माफ कर दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम सब छोड़कर यहां से चले जाएंगे। बस मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। मानती हूं हमने जो तुम्हारे साथ किया वह गलत था, पर अगर तुम भी हमारे साथ वैसा ही करोगे तो तुम में और हम में क्या भेद रह जाएगा? तुम तो अच्छे इंसान हो। सुलोचना देवी के आंसू देखकर अनुराग का मन पिघल गया और वह राजकुमारी की तरफ देखने लगा। राजकुमारी बोली, इन लोगों के मगरमच्छ जैसे आंसुओं पर मत जाइए। अनुराग बोला, राजकुमारी, जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब हमें भी इनको माफ कर देना चाहिए। यह मत भूलो, अगर इन्होंने मुझे दुख दिए हैं तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हें मेरे जीवन में लाने वाले भी यही हैं। राजकुमारी बोली, अनुराग, तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हारी अच्छाई का तो यह लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। पर अगर इस बार तुमने इन्हें माफ करने की सोची भी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर अनुराग चुप हो गया। सुलोचना देवी रोते हुए राजकुमारी की तरफ बढ़ी और बोली, बेटी, हमें माफ कर दो। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सब कुछ अनुराग को लुटा देंगे। बस तुम यह सब बंद कर दो। राजकुमारी बोली, जो अनुराग का है वह आप उसे लुटाकर उस पर एहसान करेंगी? उसकी चीज उसे दान में ही देंगी?
मुझ पर आपके इन आंसुओं और मीठी मीठी बातों का जादू नहीं चलने वाला। मैं अनुराग नहीं जिसका आप फायदा उठा सकें। सुलोचना देवी बोली, रंजीत को माफ कर दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह तो सच में तुमसे प्यार करता है और तुम्हें शादी के बाद शहर ले जाना चाहता था, पर हमारे ही दबाव में आकर वह शादी छोड़कर भागा। असली कसूरवार हम हैं, हमारे कारण तुम दोनों एक ना हो सके। राजकुमारी बोली, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। आपकी करनी की सजा तो आपको मिलकर रहेगी। और हां, आपको एक बात और बताना चाहती हूं, रंजीत को पुलिस पकड़ चुकी है। यह सुनकर तो सुलोचना देवी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। राजकुमारी बोली, आपने क्या सोचा था? वह बच जाएगा? उसकी छिपने की जगह का किसी को पता ही नहीं चलेगा। कल रात को ही पुलिस उसे पकड़ चुकी है। अब यहां बैठकर रोने की बजाय उसकी पैरवी के लिए कोई अच्छा सा वकील कीजिए जो उसकी सजा कम करवा सके, क्योंकि सजा तो उसे जरूर मिलेगी। इसकी सजा है आप लोगों की असली सजा। पंचायत ने आप लोगों को कोई सजा नहीं दी, पर आपकी सच्ची सजा यही होगी कि आप अपने बेटे के लिए तड़पें। और वह अनुराग का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ बढ़ चली। जमींदार साहब और सुलोचना देवी के पास पछताने के सिवाय अब कुछ नहीं रह गया था। काश उन्होंने अनुराग के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। ना बेटा मुसीबत में फंसता और ना ही घर छूटता। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उनकी करनी उनके सामने थी। प्यारे साथियों, कहानी के इस अंतिम मोड़ से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और नेक दिल होना किसी भी परिस्थिति में सबसे बड़ी ताकत है। अनुराग ने हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की कोशिश की, भले ही उसके साथ कितनी भी अन्याय और कठिनाई हुई। उसकी सहनशीलता, धैर्य और निष्ठा ने उसे अंततः विजयी बनाया। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सच्चा प्यार और सम्मान किसी भी झूठ, छल और लालच से परे होता है। राजकुमारी ने अनुराग के व्यक्तित्व और अच्छाई को समझा और अपने प्रेम और सम्मान के बल पर सही निर्णय लिया। वहीं रंजीत और उसके माता पिता ने अपने लालच और दबाव के कारण केवल खुद को ही दुख दिया। हमें यह समझना चाहिए कि अनुचित दबाव, झूठ और छल कभी भी सही मार्ग नहीं दिखाते। यदि हम अपने निर्णय में धैर्य और विवेक का पालन करें, दूसरों के हक और शिवानियों का सम्मान करें, तो अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चाई, अच्छाई और धैर्य के साथ जीना ही जीवन में स्थायी सुख और सम्मान दिलाता है। लोग चाहे कितने भी धोखे दें या कठिनाइयां खड़ी करें, पर यदि हम अपने नैतिक मूल्यों से नहीं हटते तो अंत में हम विजयी होते हैं। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।